Till now, we have completed national current affairs and international current affairs from Drishti magazine. And today we'll be starting with economic current affairs. आज हम लोग economic current affairs का part start करेंगे and we'll try to finish till the budget, है ना. budget और economic survey को we'll have a separate session. हम लोग separate session करेंगे. We'll use Vision IS का document for budget. यहाँ पर इतने डिटेल में नहीं दिया हुआ है, विजन आईएस में काफी अच्छे से दिया हुआ है. सो वील यूज दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट फॉर बजट. तो स्टार्टिंग विद द इकोनॉमिक इनिशिएटिव स्कीम एंड प्रोजेक्ट. सो पहला सेक्शन कौन सा है? इकोनॉमिक इनिशिएटिव स्कीम्स और प्रोजेक्ट. इसमें सबसे पहला स्कीम कौन सा आया है? एनपीएस वात्सल्य स्कीम. तो ये क्या है? एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम वात्सल्य स्कीम इज अ पेंशन स्कीम फॉर माइनर्स, है ना. बच्चों के लिए स्कीम लॉन्च की गई है अभी सितंबर 18 को. तो बहुत इंपॉर्टेंट है. प्लीज नोट डाउन दिस प्रोविजंस. इट कम्स अंडर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, है ना. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की स्कीम है. दिस ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर. और स्कीम का काम क्या है ना? स्कीम का पर्पस क्या है? स्कीम अलाउज पेरेंट्स टू ओपन एन एनपीएस अकाउंट फॉर देयर माइनर चाइल्ड, है ना. माइनर चाइल्ड इज इंपॉर्टेंट, ठीक है. एंड मेक कंट्रीब्यूशंस अंटिल द चाइल्ड टर्न्स 18. तो ये फैक्ट भी याद रखेंगे. और माइनर चाइल्ड, दो फैक्ट याद रखेंगे कि पेंशन स्कीम है. पेंशन स्कीम आप कहीं भी जाकर खुलवा सकते हो, ठीक है. यहाँ पर देखो ना, स्कीम कैन बी ओपनड थ्रू वेरियस पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस रेगुलेटेड बाय पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, है ना, PFRDA. सच एज मेजर बैंक्स जाके आप खुलवा सकते हो, पोस्ट ऑफिस में खुलवा सकते हो, है ना. पेंशन फंड ऑनलाइन, है ना, ENPS का प्लेटफॉर्म है, वहां से खुलवा सकते हो. तो इस पर्टिकुलर स्कीम में आप कहीं से भी पेंशन अकाउंट खुलवा सकते हो. किसके लिए? अपने बच्चे के लिए, जो कि एक माइनर है ना, 18 साल से कम की एज है. और ये पेंशन स्कीम का फायदा क्या है ना? वंस द चाइल्ड बिकम्स एन अडल्ट, द अकाउंट ट्रांजिशन इनटू अ रेगुलर एनपीएस अकाउंट. तो दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट. एक बार जब बच्चा 18 साल की उम्र को पार कर लेगा, है ना, अडल्ट बन जाएगा, तो उसका जो ये अकाउंट है वो रेगुलर एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस स्कीम. और यहाँ पर एलिजिबिलिटी देख लेते हैं ना. ऑल माइनर सिटीजन्स, है ना, माइनर्स जो इंडिया के सिटीजन्स हैं, 18 साल से कम माइनर, और सिटीजन्स ऑफ इंडिया, दैट्स इट. अकाउंट कैन बी ओपन इन द नेम ऑफ माइनर. माइनर के नाम पे खाता खुलेगा, है ना, इसका. एंड ऑपरेटेड बाय पेरेंट और गार्जियन. तो पेरेंट और गार्जियन ऑपरेट करेंगे, बहुत नॉर्मल सी बात है ना. स्कीम कैन बी ओपन थ्रू, अभी मैंने बता ही दिया, ठीक है. सब्सक्राइबर्स टू मेक सब्सक्राइबर टू मेक अ मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ₹1000 पर एनम. दिस इज इंपॉर्टेंट, ना. तो मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आपको करना पड़ेगा साल भर में? सालाना कितना करना पड़ेगा? 1000 रुपए, बस 1000 रुपए. 1000 रुपए में आप अपने बच्चे के नाम पे पेंशन अकाउंट खुलवा सकते हो, है ना, पेंशन स्कीम वात्सल्य के अंदर. और इस पे कोई लिमिट नहीं है ना. मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन पे कोई लिमिट नहीं है. आप मैक्सिमम चाहो तो 50 लाख उसमें जमा करवा दो, है ना, 1 करोड़ जमा करवा दो, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस स्कीम. सेकंड आइटम इज अष्ट लक्ष्मी महोत्सव. तो इस तरह की चीजें इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं, ठीक है. सो वी विल लीव दिस पर्टिकुलर थिंग. इसका बिल्कुल सिग्निफिकेंस नहीं है. अगर आपको अष्ट लक्ष्मी का मतलब समझना है तो यहाँ पर दिया हुआ है ना कि इट रिप्रेजेंट्स द 8 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, है ना. दैट्स इट. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना. अब ये सब पुरानी स्कीम्स हैं, बहुत पुरानी स्कीम्स है ना. बट यहाँ पर कुछ कैबिनेट ने अप्रूव किया है क्या? इसका फेज 4, ठीक है. दैट्स व्हाट आई हैव हाईलाइटेड. बाकी स्कीम में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है. PM ई बस सेवा पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म से भी बिल्कुल जरूरी नहीं है ना. हमारे हमारे BPSC के हिसाब से ये सब कुछ भी जरूरी नहीं है. बस यहाँ पर एक और चीज है, कैबिनेट ने अप्रूव किया है क्या? एक स्कीम अप्रूव की है, PM-E-ड्राइव, है ना. PM-E-ड्राइव का फुल फॉर्म क्या है? प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट. इसका काम क्या है? प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इन द कंट्री. तो एक बार इस स्कीम को गूगल कर लेंगे, है ना. जस्ट गूगल दिस स्कीम PM-E-ड्राइव. दिस इज इंपॉर्टेंट. 11,000 करोड़, है ना. सो समथिंग बिग, थोड़ा बड़ा है. डाटा भी याद रख लेंगे. एक बार स्कीम को गूगल करके हम लोग डिटेल में पढ़ लेंगे. 5 सक्सेसफुल ईयर्स ऑफ प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना. पुरानी स्कीम है, जस्ट रिमेंबर कि कब लॉन्च हुआ था, है ना, 2019 में लॉन्च हुआ था. काम क्या था इसका? प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी टू ऑल लैंड होल्डिंग स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स अक्रॉस द कंट्री. सो हमने देखा था कि जो हमारी लैंड होल्डिंग है ना फार्मर्स की इंडिया में, वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के पास सबसे ज्यादा है ना. लेस देन 1 हेक्टेयर, लेस देन 1 हेक्टेयर लैंड जिस भी किसान के पास है, दे आर कैटेगराइज्ड एज स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स. तो उनके पास क्या होती है, हमने डिस्कस भी किया था कई बार, कि उनके पास सामाजिक सुरक्षा की कोई सुविधा नहीं होती है ना. सोशल सिक्योरिटी नहीं होती. अगर बीमार पड़ गए, कुछ हो गया, है ना, उसके लिए कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं होती. तो ये एक तरीके का पेंशन स्कीम है ना. इट्स एन ओल्ड एज पेंशन स्कीम, जो कि वॉलेंट्री है ना. वॉलेंट्री मतलब कि कोई भी किसान की इच्छा हो वो रजिस्टर करा सकता है, नहीं इच्छा हो नहीं करा सकता, है ना. दिस इज अ कॉन्ट्रीब्यूशन भी देना पड़ेगा उसको. सो दैट्स इट. अंडर द इनिशिएटिव, एलिजिबल स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स आर गिवन फिक्स्ड मंथली पेंशन. फिक्स मंथली पेंशन मिलेगा उनको.
₹3,000 का आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 60, जब 60 साल के हो जाएंगे। अभी कोई किसान स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है, ठीक है, और उसकी उम्र 40 साल है, तो वो इस पर्टिकुलर पेंशन स्कीम में जाके रजिस्टर करेगा, और उसको क्या करना पड़ेगा, कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा हर महीने हर साल, जो भी है ना, वॉलंटरी है, उसको उसने रजिस्टर किया खुद की इच्छा से, वो कंट्रीब्यूशन भी करेगा। और जब वो 60 साल का हो जाएगा, उसके बाद उसको एक फिक्स्ड मंथली पेंशन मिलेगी ₹3,000 की, ताकि वो अपना बुढ़ापा अच्छे से काट सके। तो ये पर्टिकुलर पेंशन स्कीम है, इट्स एन ओल्ड एज पेंशन स्कीम। फार्मर की एज क्या होनी चाहिए इसमें रजिस्टर करने के लिए? 18 से 40 साल, ये पूछा है कई एग्जाम में, ठीक है। और फार्मर को कितना कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा? ₹55 से लेकर ₹200 पर मंथ, अनटिल दे टर्न 60। तो ये डिपेंड करता है ना, ये जो अमाउंट होता है जो आप पे करते हो किसी भी पेंशन स्कीम के लिए, डिपेंडिंग अपॉन द एज है ना, आपकी एंट्री एज क्या है। आप 18 साल में आ रहे हो तो आप ₹55 दोगे, आप 40 साल में एंटर कर रहे हो इस पर्टिकुलर स्कीम में तो आप ₹200 दोगे, है ना। रिस्क बढ़ता है तो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन भी बढ़ेगा, है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्कीम। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, बिहार लीड्स, है ना, बिहार प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में जो रजिस्ट्रेशन के मामले में सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन बिहार से हुआ है। सो अब देख लो बिहार में कितने स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं लगभग, है ना। यू विल गेट टू अंडरस्टैंड कि बिहार में किसानी की स्थिति क्या है ना, या किसानों की स्थिति क्या है। एक इंटरलिंकेज यहाँ से ड्रॉ हुआ। पोषण माह कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, हर साल होता है। जस्ट रिमेंबर कि पोषण माह इज रिलेटेड टू मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट, ठीक है, दैट्स इट। और ये एक पेड़ माँ के नाम, इस इनिशिएटिव को जरा गूगल आप कर लीजिए, है ना। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये नाम इज इंपॉर्टेंट, एक पेड़ माँ के नाम। इसके अंडर नहीं है ना, इस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के अंडर नहीं है, बट ये अलग से एक कैंपेन चलाया गया था, है ना, प्लांट नेशन वाइड प्लांटेशन ड्राइव, एक पेड़ माँ के नाम। इसको बस एक बार गूगल कर लेना आप लोग, क्या है ये। इसका इससे कोई लेना देना नहीं है ना, पोषण माह से कोई लेना देना नहीं है। हर मिनिस्ट्री ये काम कर रही है ना, हर सरकारी ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा, नेशन वाइड प्लांटेशन ड्राइव है तो हर मिनिस्ट्री, सरकार की सारी संस्थाएं ये काम करने में जुट जाती हैं। तो दैट्स इट। टाटा ग्रुप अनवील्स 27,000 करोड़ का सेमीकंडक्टर फैसिलिटी इन आसाम। सो दिस इज द न्यूज। और ये क्या है? सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट फैसिलिटी। कहां पर? जागीरोड, आसाम। अब यहां पर क्या करेंगे, चिप्स को प्रोड्यूस करेंगे, वेरी हाई टेक्नोलॉजी की प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, हेल्थ केयर, है ना। ये जो चिप्स यहाँ मैन्युफैक्चर होंगे, ये किस चीज में यूज होंगे? इन चीजों में यूज होते हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया है सेमीकंडक्टर का यूजेस। दिस फैसिलिटी मार्क्स द कमेंसमेंट ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्टिंग सेंटर। दिस लाइन इज इंपॉर्टेंट ना, इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्टिंग सेंटर इज established इन असम, गुजरात, है ना, तमिलनाडु, ऑप्शन दे देगा। यू मस्ट रिमेंबर कि ये असम में है, ठीक है। बाकी ये क्या करेगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जॉब भी क्रिएट करेगा, है ना। इट विल एनेबल डायरेक्ट शिपिंग ऑफ सेमीकंडक्टर चिप्स टू ग्लोबल एंड यूजर्स, है ना। तो इसके लिए एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेंगे, है ना, इंडिया से एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा इसका। इट विल ऑल्सो री इन्फोर्स इंडिया पोजिशन इन सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन, है ना। हमने कई बार डिस्कस किया है सेमीकंडक्टर के इंपॉर्टेंस के बारे में। तो सेमीकंडक्टर का जो वैल्यू चेन है ना, जो मिनरल से लेकर चिप बनाने तक का, उसमें इंडिया की पोजीशन और स्ट्रांग होगी, है ना। दैट्स इट। दिस स्कीम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना, जो आप इकोनॉमी में आपका करंट अफेयर्स होगा उसमें दिस स्कीम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूनिफाइड पेमेंट पेंशन स्कीम। तो रिसेंटली क्या है, गवर्नमेंट ने इसको इंट्रोड्यूस किया है अगस्त में, है ना, अगस्त 2024 में। और ये बहुत समय से डिमांड थी, है ना, ओल्ड पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम, ये काफी समय से विवाद चल रहा था। और ये फाइनली अभी जो नई गवर्नमेंट बनी सेंटर में, उसके बाद फाइनली सरकार ने ये स्कीम को मॉडिफाई करने का कोशिश की है, ठीक है। सो अंडर दिस स्कीम एम्प्लॉइज हैव ऑप्शन टू कंटिन्यू विद एनपीएस और स्विच टू यूनिफाइड पेंशन स्कीम, ठीक है। बट वंस एम्प्लॉइज चूज यूपीएस द डिसीजन इज फाइनल एंड कैन नॉट बी रिवर्स। ये दो लाइन याद रखना, है ना, कि जो पुरानी स्कीम थी एनपीएस पहले की स्कीम है ना, जो एम्प्लॉयज को ऑप्शन दिया जाएगा कि आप पुरानी वाली स्कीम में कंटिन्यू करना चाहते हैं कि आप नए वाली जो ये यूपीएस आई है इसमें आप आना चाहते हो। लेकिन अगर आप एक बार यूपीएस को चूज कर लिया आपने तो डिसीजन इज फाइनल एंड कैन नॉट बी रिवर्स्ड। कहानी ये है। अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है, लेकिन ये पर्टिकुलर स्कीम स्टेट गवर्नमेंट्स भी अडॉप्ट कर सकती हैं। स्टेट गवर्नमेंट्स कैन ऑल्सो अडॉप्ट एंड इम्प्लीमेंट फॉर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, है ना। तो दिस इज ओपन फॉर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ऑल्सो। बट अभी ये प्रेजेंट में स्कीम जो है दिस इज फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज विच स्टेट गवर्नमेंट्स कैन ऑल्सो अडॉप्ट। तो ऑलरेडी अडॉप्शन स्टार्ट हो गया ना, आप देखोगे गूगल करके कि फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट दिस, ना नीचे भी दिया हुआ शायद, है ना, महाराष्ट्र इज द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट यूपीएस, ठीक है। सो दिस इज
अब इसके डिटेल्स क्या है, इंप्लीमेंटेशन कब से होगा इसका, 1 अप्रैल 2025, मतलब अगले साल से इसका इंप्लीमेंटेशन शुरू होगा, तो ये डेट भी याद रखेंगे। बेनिफिशियरी अभी के लिए कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट की इंप्लॉइज। अब ये भी कंट्रीब्यूशन बेस्ड है ना, पेंशन स्कीम कोई भी क्या होती है, कंट्रीब्यूशन बेस्ड होता है, एम्प्लॉय भी कुछ देता है, एम्प्लॉयर भी कुछ देता है, वो पर्टिकुलर अकाउंट में ना, पेंशन अकाउंट में रहता है, जिसमें आपको इंटरेस्ट मिलता है, एंड देन फाइनली यू गेट पेंशन। ठीक है, सो इतना डिटेल याद नहीं रखना है, बस हमको याद रखना है एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करेगा, एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करेगा, और 10% उसका बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस, 18.5% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस। ठीक है, सो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर यहाँ पर कौन हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, बेनिफिट्स क्या है, अब इसमें क्या होगा, पेंशन ऑफ 50% ऑफ द एवरेज बेसिक पे ओवर द लास्ट 12 मंथ्स, जो आपके लास्ट के 12 महीने का एवरेज बेसिक पे है, उसका 50% आपको मिलेगा, है ना, आफ्टर हैविंग एटलीस्ट 25 ईयर्स ऑफ सर्विस, मतलब 25 साल अगर आपने सर्विस की है तो इतना पेंशन आपको एश्योर्ड है, मतलब इतना पेंशन आपको मिलेगा ही मिलेगा। 10,000 पर मंथ अपॉन सुपर एनुएशन आफ्टर मिनिमम ऑफ 10 ईयर्स सर्विस। सो दीज आर द बेनिफिट्स। ये बेनिफिट्स हमको याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, ये स्कीम किसके अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, और इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए मैं एक इन्फोग्राफिक्स भी शेयर करूंगा, एक एक अच्छा सा पोस्टर है, एक डायग्राम है, उसको मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में, सो यू कैन हैव अ लुक, वहां पर ज्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, बाकी ये चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है ना, जस्ट हैव अ लुक एट दीज थिंग्स, बट दिस स्कीम इज ओवरऑल इंपॉर्टेंट। मैं इसका है ना एक इन्फोग्राफिक्स शेयर कर दूंगा ग्रुप में अभी रात तक, तो यू ऑल कैन सी दैट, उसमें काफी अच्छी चीजें दी हुई है। ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम है ना, सो दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट है ना, हमारे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल नहीं इंपॉर्टेंट है, बट ग्रीन टग है ना, ट्रांजिशन कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ ग्रीन है ना, जब भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन है ना, इस तरीके की कुछ न्यूज आपको दिख जाए तो एक बार पढ़ने की कोशिश करेंगे, ताकि हमको एक पर्सपेक्टिव मिले कि ओवरऑल चीजें शिफ्ट किधर की साइड हो रही है ना, एनर्जी में कहाँ ट्रांजिशन हो रहा है ना, दीज थिंग्स विल गेट क्लियर। सो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे का ये उन्होंने ये प्रोग्राम लॉन्च किया, इसका काम क्या है, is set to drive the transition from conventional fuel based हार्बर टग्स, तो हार्बर होते हैं ना जो हमारे कोस्टल एरियाज में हार्बर होते हैं, उसमें टग होते हैं, टग्स है ना, टू ग्रीनर एंड मोर सस्टेनेबल डक्टिंग, तो कन्वेंशनल फ्यूल बेस्ड जो कोल पे है या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे से ड्राइव होता है हार्बर का टग, उसको ग्रीनर और सस्टेनेबल अल्टरनेटिव्स की तरफ लेके जाना है, सो दैट इज द मेन एम। सो इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे प्रीलिम्स के लिए, आपको नहीं पढ़ना है, बिल्कुल छोड़ सकते हो, है ना। ये चीज मैंने बता दी थी, है ना, राशन शॉप का नाम क्या करने की कोशिश की जा रही है, जन पोषण केंद्र, दैट्स इट, इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। कैबिनेट कमेटी इकोनॉमिक अफेयर्स अप्रूव्स 8 नेशनल हाई स्पीड कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स अंडर पीपीपी मॉडल, ये हमने नेशनल वाले पार्ट में कवर कर लिया था, सो जस्ट रिमेंबर 8 8 है ना, दिमाग में 8 याद रखना आप लोग बस, 8 न्यू नेशनल हाई स्पीड कॉरिडोर प्रोजेक्ट, बस इतना याद रखना है। अंडर दिस प्रोजेक्ट 936 किलोमीटर ऑफ रोड्स विल बी कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द कंट्री, तो रोड बनाया जाएगा इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंडर। सो 8 याद रखेंगे, दिस इज द फैक्ट, है ना। ऑप्शन में दे देगा कि रिसेंटली है ना कैबिनेट हैज अप्रूव्ड हाउ मेनी, 8 10 12 है ना, इस तरीके से ऑप्शन दे देगा, और पूछा भी गया है पहले भी इस तरीके से। दीज थिंग्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, आप देख लो अगर आपको देखना हो कहाँ कहाँ है, इसमें बिहार का नाम कहीं नहीं है, दैट्स व्हाई आई हैव नॉट शोन एनीथिंग और इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस पर्टिकुलर न्यूज। स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर रिपोर्ट है ना, सोफिया, सोफिया रिपोर्ट इज रिलीज बाय होम, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, दैट्स इट, इसमें और कुछ भी याद नहीं है, ठीक है, कुछ भी याद नहीं रखेंगे। ये सारे दो चार फैक्ट्स हैं, अगर आपको देखना हो तो आप देख सकते हो ना, कि जो ये फिशरीज और एक्वाकल्चर का ग्लोबल लेवल पे प्रोडक्शन है, वो रीजन वाइज क्या है ना, एशिया सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है ये फिशरीज और एक्वाकल्चर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स, फिर यूरोप है ना, देन दीज कंट्रीज आर देयर। सो एशिया क्यों है ना, वी सी एशिया, एशिया में क्या आता है, साउथ एशिया, इंडियन ओशियन है ना, साउथ चाइना सी, तो पूरा जो ये साउथ एशियन और साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज हैं, दीज आर मोस्टली, इनके कल्चर में, इनके फूड कल्चर में क्या है, फिश देखोगे है ना, मोस्टली दीज आर कोस्टल कंट्रीज, और बहुत सारी कंट्रीज हैं, फिश रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं, सो यू हैव दिस रीजन वाइज है ना, कि प्रोडक्शन सबसे ज्यादा किस रीजन में होता है, एशिया में। कंट्री वाइज आप देखो, चाइना सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है ये, है ना, देन कम्स इंडिया, सो इंडिया इज सेकंड, जस्ट रिमेंबर दिस फैक्ट इफ यू वांट टू। अब ये सब चीजें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ट्रेड में देख लेते हैं, ट्रेड में टॉप एक्सपोर्टर ऑफ एक्वाटिक एनिमल प्रोडक्ट्स कौन है, चाइना, ठीक है। टॉप इंपोर्टर कौन है, यूएसए, ठीक है। इंडिया रैंक्ड फर्स्ट इन इनलैंड फिशरीज प्रोडक्शन, जो इनलैंड, इनलैंड मतलब
एक तो होता है जो ओशियन में प्रोड्यूस होता है, और एक इनलैंड, जो इनलैंड में जो हमारे बाउंड्रीज के अंदर जो पानी का सोर्सेज है, जो हमारे रिवर्स हैं, उनमें जो फिशरी का प्रोडक्शन होता है, इंडिया रैंक्स फर्स्ट। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। प्रीलिम्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यू मस्ट नो दीज थिंग्स। आरबीआई लॉन्चेस जीसेक ऐप एंड प्रवाह पोर्टल। सो सिर्फ आरबीआई प्रवाह है ना, जस्ट रिमेंबर दीज टू फैक्ट। अब प्रवाह क्या है? प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन पोर्टल। बस इतना से याद रखना कि ये रेगुलेटरी प्रोसीजर के लिए है, ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। किसका पोर्टल है? आरबीआई का। बाकी इसमें ना कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको प्रवाह के बारे में पढ़ना हो तो आप पढ़ लो। इज अ सिक्योर एंड सेंट्रलाइज्ड वेब बेस्ड पोर्टल दैट एम्स टू ईज द प्रोसेस ऑफ सीकिंग ऑथराइजेशन, लाइसेंस और रेगुलेटरी अप्रूवल फॉर एनी इंडिविजुअल और एंटिटी। तो आरबीआई के पास अगर कोई इंडिविजुअल या एंटिटी जाती है और उसको कोई लाइसेंस चाहिए, रेगुलेटरी अप्रूवल चाहिए, तो उसको ऑथराइज करने के लिए ये पोर्टल बनाया गया है। ये आरबीआई का पोर्टल है, दैट्स इट। इसमें और कुछ भी नहीं देखना है। एक टर्म बार बार सुनते होंगे आप लोग, फिनटेक, है ना। फिनटेक का मतलब क्या है? फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज। तो फाइनेंस के फील्ड में जो भी टेक्नोलॉजीज का यूज हो रहा है उसको फिनटेक कहते हैं ना। जैसे यूपीआई क्या है? इज अ फिनटेक सिस्टम, ठीक है। और बहुत सारे एप्स आ गए हैं ना, हर 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 बैंक का अपना ऐप है। सो दैट इज फिनटेक। एंड देयर आर लॉट ऑफ अदर टेक्नोलॉजीज, है ना। तो यहाँ पर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज क्या क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, क्वांटम, ठीक है। दीज टेक्नोलॉजीज आर यूज इन द फाइनेंशियल सेक्टर्स ऑल्सो ना। जो ये टेक्नोलॉजीज होती हैं हर सेक्टर में यूज की जाती है। सो इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस दीज आर कॉल्ड एज फिनटेक। जनरल नॉलेज, नथिंग स्पेशल टू प्रीलिम्स। सीडीपी सुरक्षा, इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है ना। डोंट, इफ यू डोंट वांट, डोंट रीड। यहाँ पर एक टर्म है ई रूपी, है ना। ई रूपी इज एन इनिशिएटिव ऑफ होम, एनपीसीआई, ठीक है। सो जस्ट रिमेंबर दिस। ई रूपी के बारे में पढ़ना हो यू कैन रीड ऑन गूगल, बट बीपीएससी नहीं पूछेगा ना, आई एम वेरी श्योर। अगर वो पूछेगा ई रूपी इज एन इनिशिएटिव ऑफ एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसको एक बार जरूर गूगल कर लेंगे, एनपीसीआई ना। एनपीसीआई के बारे में यूपीएससी ने भी कई बार पीवाईक्यू पूछा हुआ है। भारत टैक्स, है ना, ये फरवरी की न्यूज है, नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है, सॉरी, है ना, नॉट इंपॉर्टेंट। बस ये देख लो कि क्या है ना। इट्स रिलेटेड टू फैशन, दैट्स इट, है ना। इट्स रिलेटेड टू फैशन, टेक्सटाइल, अपना जो इंडिया का टेक्सटाइल हेरिटेज है, और उसको शोकेस करना है। इज एन इंटरनेशनल इंडस्ट्री प्लेटफॉर्म। इट फीचर्स एग्जीबिशन, नॉलेज सेशंस, थीमेटिक डिस्कशंस, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मीटिंग्स एंड बी टू बी, बिजनेस टू बिजनेस नेटवर्क्स। अब ये क्या है? 5 F विजन है ना जो प्राइम मिनिस्टर ने दिया था। 5 F क्या था? फार्म से लेकर फॉरेन, फार्म से फाइबर, ठीक है, जहां भी खेती होती है इन टेक्सटाइल्स की, फार्म से लेकर फाइबर बनने तक, फिर फाइबर से लेकर फैक्ट्री तक, फिर फैक्ट्री से लेकर फैशन तक, फिर फैशन से लेकर फॉर्म, ये फॉरेन तक। इसका मतलब हम शुरू कहां से कर रहे हैं? खेत से शुरू कर रहे हैं। खेत मतलब या जो भी है ना, आप जहां से भी टेक्सटाइल की फार्मिंग करते हो, वहां से लेकर हमको फॉरेन तक पहुंचना है। ये 5 F है, सिंपल सी बात है ना। एक्सपोर्ट। भारत टेक्स इज अ 4 ईयर यूएन इन्वायरमेंट प्रोग्राम प्रोजेक्ट। सो ये यूएन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का प्रोजेक्ट है दैट टारगेट्स टू एक्सेलरेट द ट्रांजिशन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल सेक्टर टुवर्ड्स सर्कुलैरिटी। सर्कुलैरिटी एक बार बताना मुझे, सर्कुलर इकोनॉमी क्या होती है? सर्कुलर इकोनॉमी, सब लोग कमेंट में प्लीज इस चीज को बताएं, सर्कुलर इकोनॉमी क्या होती है। प्लस इफ यू डोंट नो, जस्ट गूगल एंड सी व्हाट इज सर्कुलर इकोनॉमी रिलेटेड टू। क्यूरियोसिटी बताने का मैं भी बता सकता हूं, लेकिन आई एम जस्ट लीविंग इट टू यू। अटल सेतु, एक लाइन याद रखेंगे, नवी मुंबई में है। इट इज द लॉन्गेस्ट ब्रिज इन इंडिया एंड ऑल्सो द लॉन्गेस्ट सी ब्रिज इन इंडिया। बस इतना से एक फैक्ट, नथिंग एल्स। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, ये कई बार मैंने बता भी दिया, नेशनल वाले पार्ट में भी कवर किया है इसको। अंडर विच 1 करोड़ हाउस होल्ड विल गेट रूफटॉप सोलर एनर्जी। 1 करोड़ याद रखेंगे हाउस होल्ड। पीपल विल बी एंटाइटल्ड 300 यूनिट ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी एवरी मंथ, हमने देख लिया था, विच विल हेल्प देम सेव अप टू दिस, है ना। दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। 300 इज इंपॉर्टेंट, 1 करोड़ इज इंपॉर्टेंट। द स्कीम विल ऑल्सो वॉज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू रिजल्ट इन एंटरप्रेन्योरशिप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। सिंपल सी बात है ना कि अगर ये स्कीम आएगी तो सोलर सेक्टर में जो इंटरप्रेन्योरशिप है वो भी बढ़ेगी। भाई 1 करोड़ लोगों तक पहुंचना है तो बहुत सारी कंपनीज बनेंगी, छोटे छोटे एमएसएमईज बनेंगे, इंटरप्रेन्योरशिप बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, सप्लाई चेन बढ़ेगा, इंस्टॉलेशन मेंटेनेंस के लिए लोगों की जरूरत होगी, है ना। टेक्निकल चीजों के लिए लोगों की जरूरत होगी, स्किल डेवलपमेंट होगा, दुनिया भर की चीजें हैं। सो एवरीथिंग इज रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर स्कीम, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। एड्स ऑन टू द ऑनगोइंग रूफटॉप सोलराइजेशन प्रोग्राम रनिंग फॉर एटलीस्ट अ डिकेड नाउ। सो 2010 में हमारा क्या लॉन्च हुआ था? नेशनल सोलर मिशन, है ना। नेशनल सोलर मिशन 2010 में लॉन्च किया गया था। उसके बाद बोल रहा ना, इट एड्स ऑन टू द ऑनगोइंग रूफटॉप सोलराइजेशन।
तो ऑनगोइंग रूफटॉप सोलराइजेशन प्रोजेक्ट भी बहुत सारे चल रहे थे, उसमें ये एक और ऐड ऑन है। तो दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट। बाकी जो भी इंपॉर्टेंट था हमने नेशनल वाले पार्ट में देख लिया था स्कीम के बारे में। पालना स्कीम, नेशनल प्रोग्राम ऑन आंगनवाड़ी कम क्रश, ठीक है। सो जस्ट रिमेंबर, पालना प्रोग्राम इज रिलेटेड टू, इज अंडर नेशनल प्रोग्राम ऑन आंगनवाड़ी कम क्रश। और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ठीक है, इट इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट। उसका सेंट्रल एम क्या है इस पर्टिकुलर पालना स्कीम का? टू मीट द डिमांड ऑफ क्वालिटी चाइल्ड केयर फैसिलिटी। क्रश, क्रश सबको पता है क्या होता है, चाइल्ड केयर के लिए होता है। क्वालिटी चाइल्ड केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा और एनेबल करेगा वुमेन को टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द वर्कफोर्स। जो महिलाएं हैं जिनके बच्चे होते हैं और उनके साथ सबसे बड़ी समस्या आती है कि उनका हाउ डू दे मैनेज द चाइल्ड ऑल्सो और द वर्क ऑल्सो। सो फॉर दैट दिस पर्टिकुलर स्कीम इज एमिंग। और पालना स्कीम के बारे में थोड़ा सा बेसिक है। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट का एक अम्ब्रेला स्कीम है ना, अम्ब्रेला स्कीम मैंने बताया था, बहुत सारी छोटी छोटी स्कीम्स रहती हैं। सो मिशन शक्ति इज एन अम्ब्रेला स्कीम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट, जिसका काम क्या है? प्रोवाइड सेफ्टी सिक्योरिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। और इसके अंडर एक कंपोनेंट है पालना, है ना। पालना कंपोनेंट हैज बीन इंक्लूडेड अंडर मिशन शक्ति टू प्रोवाइड फॉर क्वालिटी एंड अफोर्डेबल डे केयर फैसिलिटीज फॉर द चिल्ड्रन ऑफ वर्किंग वुमेन, है ना, वर्किंग वुमेन के लिए है ना, टू एनकरेज वुमेन पार्टिसिपेशन इन द वर्कफोर्स। सो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की बात करते हैं वुमेन की, स्पेशली इन द कंटेक्स्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सो दैट विल इंक्रीज, है ना, उसको भी इंक्रीज करना है वुमेन पार्टिसिपेशन रेट। और उनको जो समस्याएं आती हैं उनको सॉल्व करने के लिए दिस पर्टिकुलर स्कीम हैज बीन लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन। नथिंग इज मोर इंपॉर्टेंट। एमएसएमई, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ, मैंने रैम्प प्रोग्राम के बारे में लास्ट क्लास में ही बताया था। सो रैम्प प्रोग्राम इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, ठीक है। इसके अंदर क्या किया गया? तीन सब स्कीम्स को लॉन्च किया गया, और तीन सब स्कीम क्या है? एमएसएमई गिफ्ट स्कीम। गिफ्ट स्कीम का क्या काम है? इंटेंट्स टू हेल्प एमएसएमईज टू अडॉप्ट ग्रीन टेक्नोलॉजी विद इंटरेस्ट सबवेंशन एंड क्रेडिट गारंटी सपोर्ट। सो कुल मिला के क्या करेंगे एमएसएमई में? ग्रीन टेक्नोलॉजी, है ना। ग्रीन टेक्नोलॉजी मतलब जिसमें आपकी एनर्जी जो है वो ग्रीन सोर्सेज से आ रही हो, ठीक है। सो उस चीज के एडॉप्शन के लिए मदद करेंगे, पैसा देंगे, इंटरेस्ट छूट देंगे, इंटरेस्ट सबवेंशन मतलब ब्याज में छूट देंगे, है ना। क्रेडिट गारंटी सपोर्ट, क्रेडिट देंगे, पैसे देंगे उस चीज के लिए, ताकि आप टेक्नोलॉजी, आपकी जो मशीनरीज हैं उसको आप ट्रांजिशन कर सको टुवर्ड्स ग्रीन टेक्नोलॉजी। सो एमएसएमई गिफ्ट स्कीम, याद रखना, गिफ्ट मतलब ग्रीन, जी मतलब ग्रीन, बस इतना से याद रखना। दूसरा है क्या? एमएसएमई स्पाइस स्कीम, है ना। स्पाइस स्कीम मतलब स्कीम फॉर प्रमोशन एंड इन्वेस्टमेंट इन सर्कुलर इकोनॉमी। देखो मैंने अभी ऊपर बताया सर्कुलर इकोनॉमी, दीज आर द कीवर्ड्स, है ना, जो कीवर्ड्स चल रहे हैं, दीज आर द कीवर्ड्स यू मस्ट नो कि सर्कुलर इकोनॉमी है क्या, है ना। फर्स्ट एवर स्कीम टू सपोर्ट सर्कुलर इकोनॉमी प्रोजेक्ट्स which will lead to realization of the dream of MSME sector towards zero emission by 2070। हमने कई बार डिस्कस कर लिया गवर्नमेंट की क्या एम है कि हम 2070 तक नेट जीरो हो जाएं, है ना। तो नेट जीरो में ये एक स्कीम सर्कुलर इकोनॉमी के लिए एमएसएमई स्पाइस उसको भी प्रमोट करेगी, दैट्स इट। तीसरा है स्कीम क्या? ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन फॉर डिलेड पेमेंट्स। तो एमएसएमई में होता क्या है कि जो भी प्रोक्योरमेंट होता है, जो भी परचेजिंग होती है, उसका पेमेंट कई बार डिले हो जाता है, तो उसके लिए भी एक स्कीम लॉन्च की गई है, ताकि उसमें जो लीगल सपोर्ट है उसको आईटी टूल्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ सिनर्जाइज कर दिया जाए या उसका यूज किया जाए, ताकि ये जो डिलेड पेमेंट की दिक्कत है या डिस्प्यूट की दिक्कत है वो आसानी से सॉल्व हो सके एमएसएमईज के लिए। सो दैट्स इट। तो ये दो चीज याद रखेंगे, रैम्प प्रोग्राम, लीन, है ना, लीन भी हमने देखा था, लीन, गिफ्ट, ठीक है, और स्पाइस। सो कभी भी पूछ ले कि रैम्प, गिफ्ट, स्पाइस स्कीम्स आर रिलेटेड टू विच मिनिस्ट्री, है ना, या विच सेक्टर, तो ऑलवेज रिमेंबर एमएसएमई। एमएसएमई दिख जाए तो एकदम ध्यान से, ठीक है। फिर दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये रैम्प वाला हो गया। ये 11th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल टूरिज्म, दिस नथिंग इज इंपॉर्टेंट, नवंबर की न्यूज है और वैसे भी कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। सो नथिंग इज इंपॉर्टेंट। एक की टर्म दिखा मिशन लाइफ, है ना, थोड़ी सी पुरानी चीज है बट जस्ट गूगल मिशन लाइफ क्या है, सिंगल यूज प्लास्टिक क्या होता है ना, जस्ट हैव अ क्यूरियोसिटी, दीज आर द कीवर्ड्स, है ना, बाकी कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। नेशनल टर्मरिक बोर्ड, अक्टूबर लास्ट ईयर की न्यूज है, बस यहां पर ये देखना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज नोटिफाइड द कंस्टिट्यूशन ऑफ नेशनल टर्मरिक बोर्ड, है ना, नेशनल टर्मरिक बोर्ड के गठन के लिए बात की गई है। सो इसमें कुछ बेसिक फैक्ट देख लेते हैं ना। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड एक्सपोर्टर ऑफ टर्मरिक इन द वर्ल्ड, एक चीज याद रख ली, है ना, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, एक्सपोर्टर ऑफ टर्मरिक इन द वर्ल्ड। द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, सब साउथ, ठीक है।
यशोभूमि है ना, नथिंग इज इंपॉर्टेंट, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट कंटेक्स्ट बता देता हूँ इसका क्या है। जैसे अभी हमने जो भी चीज देखी, जो भी मीटिंग्स हो रही है, सब कहाँ देख रहे हैं हम, हो रहा है भारत मंडपम में, है ना। तो भारत मंडपम किस चीज के लिए बनाया गया? इट्स अ माइस सेंटर, है ना, इट्स अ माइस सेंटर। सिमिलरली यशोभूमि इज ऑल्सो स्टैब्लिश्ड एज अ माइस सेंटर, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट माइस फैसिलिटी, मीटिंग, इंसेंटिव, कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन। हमने बिहार के करंट अफेयर्स में भी देखा था ना, एक अशोका कन्वेंशन सेंटर, सेम इट इज ऑल्सो अ माइस माइस सेंटर। बिहार में या जो भी इंडिया में बड़े लेवल की मीटिंग्स होंगी, उनके लिए एक सेंटर की जरूरत होती है ना, बहुत बड़े बड़े मीटिंग्स होते हैं, बहुत बड़े सेशंस होते हैं, उनके लिए एक्सपो सेंटर और कन्वेंशन सेंटर होना चाहिए। तो दैट्स इट। इसमें प्री के लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट टेलिंग द कंसेप्ट। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस स्कीम वाला पार्ट। सेकेंड पार्ट इज फिजिकल एंड मॉनेटरी अफेयर्स। तो इसमें सबसे पहला न्यूज क्या है? पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का एनुअल रिपोर्ट 2022-23 का। हमको इतना रिपोर्ट रिपोर्ट के चक्कर में नहीं पड़ना है, हमको सिंपल सा बस जानना है कि ये पीएलएफएस रिलीज कौन करता है। इट्स एन एनुअल रिपोर्ट, हर साल रिलीज होता है। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे कौन रिलीज करता है? एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, है ना, मॉस्पी, MOSPI। एनएसएसओ किसके अंडर है? मॉस्पी के अंडर है। पीएलएफएस रिलीज करता है, दैट्स इट। अब इसमें क्या चीज की बात की गई है ना, इट एम्स टू एस्टिमेट द की एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर्स। तो जो देश के की एम्प्लॉयमेंट है ना, बेरोजगारी और रोजगार से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं, उनके बारे में ये पूरे साल भर का रिपोर्ट देता है। तो हमको पूरे रिपोर्ट को जानने की जरूरत नहीं है, हमको बस यहाँ पर इंडिकेटर्स को देखना है। क्या क्या बताता है? वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, ठीक है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये तीन इंडिकेटर्स के बारे में हमको पता होना चाहिए कि इसका डेफिनेशन क्या होता है। ठीक है, ये सब कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको, है ना, कुछ भी नहीं पढ़ना है। ठीक, बस LFPR क्या है? इट्स द रेशियो ऑफ टोटल लेबर फोर्स, जो देश में टोटल लेबर फोर्स है, डिवाइडेड बाय टोटल वर्किंग एज पॉपुलेशन। ठीक है, सो जो भी वर्किंग एज पॉपुलेशन है, वर्किंग एज पॉपुलेशन किस साल से किस ईयर से किस ईयर तक काउंट होती है? 15 साल से लेकर 64 साल, है ना। 15 साल का अगर कोई यूथ है, एडोलेसेंट है, तो उसको हम क्या मानते हैं? वर्किंग एज पॉपुलेशन में वो एंटर कर चुका है 12वीं के बाद, ऑलमोस्ट, है ना। ऐसा कुछ फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, बट 15 साल से 64 साल की उम्र को हम वर्किंग एज पॉपुलेशन मानते हैं। सो टोटल लेबर फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल वर्किंग एज पॉपुलेशन को क्या कहते हैं? लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। ठीक है, और ये बताता क्या है कि जो देश में परसेंटेज ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन है लेबर फोर्स में। सो सिंपल सा फंडा ये है इस पर्टिकुलर रेट का, ये बताएगा कि देश में क्या है, वर्किंग एज पॉपुलेशन कितनी है ना, इन द लेबर फोर्स। सो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट सबको समझ में आ गया। सेकेंड इज वर्कर्स पॉपुलेशन रेशियो। इसका क्या मतलब है? टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स, है ना, देश में जो जितने भी टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स हैं, डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, देश की पॉपुलेशन इनटू 100। ये क्या बताता है? परसेंटेज ऑफ पीपल हु आर एम्प्लॉयड इन द कंट्री। सो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो क्या बताएगा आपको? परसेंटेज ऑफ पीपल हु आर एम्प्लॉयड इन द कंट्री। अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डेफिनेशन क्या है? नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पीपल इन द लेबर फोर्स, है ना, लेबर फोर्स में कितने लोग हैं और उनमें से कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं, इनटू 100। सो डेफिनेशंस बिल्कुल क्लियर रखेंगे, है ना, क्योंकि डेफिनेशन पूछता है ना। जैसे अभी कल भी हमने देखा था, टेलीग्राम पे मैंने शेयर किया था, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा है 2024 में, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या होता है? सो फीमेल, नॉट नॉट फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, बट समथिंग आई जस्ट डोंट रिमेंबर, आई हैव शेयर्ड। सो इस तरीके का सिंपल डेफिनेशन पूछ लेता है। देन कम्स, इन्फेंट मोर्टेलिटी। नहीं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी नहीं था, कुछ और था। क्या था? फर्टिलिटी रेट। हाँ, टोटल फर्टिलिटी फर्टिलिटी रेट, यस यस यस, तो टोटल फर्टिलिटी रेट वाज आस्क्ड इन 2024 यूपीएससी का प्रीलिम्स। नेक्स्ट इज कैबिनेट अप्रूव्स मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर खारिफ क्रॉप्स फॉर मार्केटिंग सीजन। अब दीज थिंग्स आर नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस, है ना, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बस हमको ये देखना है कि ये जो एमएसपी है ना, एमएसएमई, सॉरी, ये जो एमएसपी है, ये इसका रिकमेंडेशन कौन देता है? कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। ठीक है, तो ये रिकमेंड करता है एमएसपी हर सीजन के लिए, है ना, खारिफ सीजन आएगा, रबी सीजन आएगा, दोनों के लिए रिकमेंडेशन करता है प्राइसेस का। और फाइनली उसका अप्रूवल कौन करता है? कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। बस ये दो फैक्ट याद रखना एमएसएमई से रिलेटेड। सीएसीपी रिकमेंड करता है प्राइसेस को, और कितने क्रॉप्स के लिए प्राइसेस को रिकमेंड करता है? 23 क्रॉप्स, प्रेजेंटली 23 क्रॉप्स। उसमें से 7 क्या है? ग्रेन, ठीक है, 5 कौन से क्रॉप्स हैं? पल्सेस। 7 कौन से हैं? ऑयल सीड्स। और 4 क्या है? कैश क्रॉप्स या कमर्शियल क्रॉप्स। सो जस्ट 7 ग्रेन क्रॉप्स हैं, 5 पल्सेस हैं, 5 तरीके के पल्सेस है ना। पल्सेस हम जानते हैं, दाल, दलहन, है ना, ऑयल सीड, तिलहन,
है ना, 4 कमर्शियल क्रॉप्स, जूट, कोपरा, इस तरह की चीजें। ठीक है, सो 23 क्रॉप्स के लिए सीएसीपी रिकमेंड करता है। वो रिकमेंडेशन किसके पास जाती है? कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के पास, है ना। और जिसको चेयर कौन करते हैं? प्राइम मिनिस्टर मोदी, मतलब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, नॉट मोदी ऑलवेज, जो अप्रूव करता है एमएसपी, और दिस इज देन गिवन टू द फार्मर्स। सो ये खरीफ सीजन का है, हमको ये सब चीजें नहीं देखनी है, बस हमको फैक्ट जानना था। अगर आपको ये देखना है ना, क्रॉप्स, क्रॉप्स का नाम एक बार देखना हो तो ये देख लेंगे। ठीक है, क्रॉप्स का नाम मैंने हाईलाइट कर दिया है, ये सारे क्रॉप्स है ना, ये राबी वाले भी दिए हुए हैं। ठीक है, कोई भी प्राइस और ये सब चीजें नहीं देखनी है, बस आप क्रॉप के नाम देख लो ना, कौन सा खारिफ है, कौन सा राबी है। कई बार ऐसे मैच द फॉलोइंग पूछ देता है, इंडियाज एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस इन 2023-24, है ना, इसका डाटा रिलीज किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, अप्रैल में रिलीज किया था। हमको इस रिपोर्ट से कुछ मतलब नहीं है, दो चार इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं, ट्रेंड समझ लेंगे यहां से कि क्या है। द मेजर गेन्स सीन इन मार्केट सच एज यूएस, यूएई, चाइना एंड यूके। सो इंडिया का जो एक्सपोर्ट मार्केट है उसमें कहाँ कहाँ हमको गेन मिला है? यूएस, यूएई, चाइना और यूके। इंडिया शेयर इन ग्लोबल एक्सपोर्ट मार्केट मार्जिनली इंक्रीज, तो इंडिया का जो मार्केट एक्सपोर्ट हो रहा है, ग्लोबल मार्केट एक्सपोर्ट, वो इंक्रीज हुआ है थोड़ा सा 1.82% से 2023 में। तो लास्ट ईयर का ये रिपोर्ट है 23 वाला। सो इसमें इंडिया का मार्केट एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ है, नथिंग इंपॉर्टेंट फॉर अ प्रीलिम्स। ठीक है, यूएई इमर्जिंग, है ना, यूएई इमर्जिंग एज द लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट। सो यूएई भी क्या हो रहा है? इट्स एन इमर्जिंग मार्केट फॉर, इमर्जिंग एक्सपोर्ट मार्केट फॉर इंडिया। सो जस्ट इमर्जिंग है ना। इंडिया इज फॉलोइंग डाइवर्सिफाइड मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटेजी। तो इंडिया की स्ट्रेटेजी क्या है? डाइवर्सिफाई करने की अपने एक्सपोर्ट्स को। तो हम नए नए कंट्रीज को रीच आउट कर रहे हैं टू इंक्रीज आर एक्सपोर्ट एंड बूस्ट आर इकोनॉमिक पोटेंशियल, एक्सपोर्ट पोटेंशियल। जस्ट अ सेकेंड, यस। सो दिस इज वन थिंग। फिर यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर नहीं है। ठीक है, अब ये डायग्राम देखते हैं ना, ये जो चार्ट बना हुआ है, इंडियाज टॉप ट्रेड पार्टनर्स फॉर 2023-24। तो जस्ट विल सी द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कंट्रीज। तो सबसे ज्यादा किसके साथ हो रहा है? चाइना, है ना। चाइना के साथ क्या हो रहा है हमारा? सबसे ज्यादा हम क्या करते हैं? इंपोर्ट करते हैं चाइना से। एक्सपोर्ट क्या है? कम है। सो हमारा ट्रेड बैलेंस क्या है चाइना के साथ? निगेटिव। जस्ट सी, चाइना के साथ हमारा ट्रेड बैलेंस निगेटिव है। देन यूएसए के साथ हमारा क्या है ना, हम एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं यूएस को और इंपोर्ट कम करते हैं। तो हमारा यूएस के साथ ट्रेड बैलेंस क्या है? पॉजिटिव। ठीक है, तो जस्ट रिमेंबर दीज टू फैक्ट्स, ये कई बार पूछता भी है और हमको ऑप्शन एलिमिनेट करने में भी कई बार मदद होती है बहुत सारे क्वेश्चंस में। यूएई देख लो, है ना, थर्ड पे है, स्टिल वी हैव निगेटिव, क्योंकि हम ऑयल परचेज करते हैं ना। देखो, इंपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट कम है। ठीक है, रशिया, अगेन इंपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट कम है। इंपोर्ट में क्या ज्यादा करते हैं? यहाँ आर्म्स, कल ही हमने देखा था ना, आर्म्स, आर्म्स इंपोर्ट बहुत ज्यादा करते हैं। यूएई तेल, ठीक है, सऊदी अरेबिया तेल, ठीक है, अगेन निगेटिव। सो सिर्फ हमारा पॉजिटिव किसके साथ है? यूएस के साथ, मतलब हम यूएसए को ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट कम करते हैं। ठीक है, चाइना सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा गैप है ना ट्रेड का। तो ये एक रीडिंग बिटवीन द लाइंस है ना, जो हमारा कंसेप्ट है ट्रेड डेफिसिट का, वो भी मैंने यहां पर बता दिया एक पर्सपेक्टिव के साथ। स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट ऑन एग्रीकल्चर एंड लाइट सेक्टर, कुछ भी नहीं देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, बस ये देख लेंगे कि कौन रिलीज करता है? एनएसओ, ठीक है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, मॉस्पी। यूपी रिकॉर्डेड द हाईएस्ट आउटपुट ऑफ सीरियल्स। ठीक है, यूएस जो ये स्टेट लेवल पे है, तो उत्तर प्रदेश इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सीरियल क्रॉप्स। ठीक है, उत्तर प्रदेश एग्जिबिट्स हाईएस्ट वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ सीरियल्स, वेर एज हाईएस्ट वैल्यू ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट कौन सा है? वेस्ट बंगाल। ठीक, दो फैक्ट। अब ये चीज देखनी हो आपको देख लो, है ना, इसका कोई सेंस नहीं है यहाँ पर, नथिंग, नथिंग इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पर एक चीज है कि बिहार का एक्वाकल्चर में, है ना, एक फैक्ट अगर याद रखना, तो बिहार का एक्वाकल्चर में कितना कंट्रीब्यूशन है? 4.5%, दैट्स इट। वेस्ट बंगाल फ्रूट एंड वेजिटेबल, है ना, सो दैट्स इट। यहाँ पर कुछ भी खास इंपॉर्टेंट नहीं है प्रीलिम्स के लिए। उत्तर प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन। ठीक है, वन फैक्ट। मध्य प्रदेश पल्सेस, है ना, मध्य प्रदेश इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस। तो दीज फोर फैक्ट्स आर इंपॉर्टेंट। प्रोविजनल एस्टिमेट्स ऑफ एनुअल जीडीपी, तो जीडीपी का डाटा कौन रिलीज करता है? एनएसओ, मॉस्पी। ठीक है, अब यहाँ पर बोथ एट कांस्टेंट प्राइसेस एंड करंट प्राइसेस। कांस्टेंट प्राइसेस और करंट प्राइसेस का कंसेप्ट आपने इकोनॉमी के जीडीपी वाले सेक्शन में पढ़ा होगा। सो बोथ कांस्टेंट प्राइस पे भी और करंट प्राइस पे जो जीडीपी का डाटा एनुअल निकालते हैं, कौन निकालती है? एनएसओ, मॉस्पी।
ठीक है। इसमें अब बेसिकली फैक्ट की बात की गई है, हमारे लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, नथिंग इज इंपॉर्टेंट। बट एक बार अगर आपको कैजुअली अपने हिसाब से समझना हो कि देश की जीडीपी का ग्रोथ क्या है, एस्टिमेटेड क्या है, पिछली बार क्या है ना, तो उस सेंस में आप देख सकते हो ना, रियल जीडीपी हैज बीन एस्टिमेटेड टू ग्रो बाय 8.2% इन फाइनेंशियल ईयर 2023-24। तो 23-24 जो बीता साल हो गया है ना, जो लास्ट ईयर था, उसमें कितना ग्रोथ का एस्टिमेट किया गया था, 8.2। इतना हमारे को जानने की जरूरत नहीं, बट स्टिल एक अप्रोक्सीमेट आइडिया लगेगा कि अराउंड 7-8% के आसपास है ना। आईएमएफ भी प्रोजेक्ट कर रहा है, वर्ल्ड बैंक भी प्रोजेक्ट कर रहा है। तो यू जस्ट हैव टू लुक एट द जीडीपी डाटा, रफ जीडीपी डाटा, जीडीपी ग्रोथ रेट डाटा, नॉट जीडीपी डाटा, द ग्रोथ रेट। तो ये सब चीजें बिल्कुल आप छोड़ सकते हो, नथिंग इज इंपॉर्टेंट। ठीक। सिमिलरली यहां पर भी कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं। द ग्रोथ रेट अगर इसमें देखना हो, सेक्टर वाइज देखना हो, तो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर में ना, इसमें देख सकते हैं कि 19.6% से प्राइमरी सेक्टर इज ग्रोइंग, सेकेंडरी सेक्टर 25% के आसपास से, एंड दिस टर्शियरी सेक्टर इज लगभग 54.7%। सो यू सी द हाइएस्ट ग्रोथ रेट जो जीडीपी में हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है? टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर मीन सर्विसेज सेक्टर है ना। प्राइमरी सेक्टर आप देख लो कम है, ये आपने एनसीईआरटी में ही पढ़ी होंगी ये चीजें, है ना। बट स्टिल अभी का डाटा क्या है? 19.6% के रेट से ग्रो हो रहा है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी 25%, और सबसे हाईएस्ट ग्रोथ रेट किसका है? टर्शरी सेक्टर का। सो जस्ट रीडिंग बिटवीन द लाइंस फ्रॉम दिस डाटा, यू कैन लीव दिस, नथिंग इज इंपॉर्टेंट। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होती रहती है, तो आरबीआई का जो एमपीसी है वो आप अच्छे से अपने इकोनॉमी वाले सेक्शन में एक बार वापस से देख लेना ना, एमपीसी। इसमें रेपो रेट को क्या रखा गया है? 6.5%। रेपो रेट क्या होता है, एमएसएफ क्या होता है, स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होती है, एसडीएफ क्या होता है, दीज थिंग्स यू विल कवर इन योर बेसिक एनसीईआरटी। ठीक है। तो करंट पॉलिसी रेट्स क्या है? ठीक है, जस्ट सी रेपो रेट क्या है, ठीक है, बैंक रेट क्या है, एसडीएफ क्या है, एमएसएफ क्या है। ये पूछेगा नहीं एग्जाम में, बट जस्ट फॉर योर कॉमन सेंस कि क्या चल रहा है ना, जस्ट इंटरलिंकेज करो। स्टैटिक वाले पार्ट में पढ़ा ये सब कंसेप्ट, जस्ट लिंक कि अभी क्या चल रहा है, अभी का रेट क्या है ना, इन्फ्लेशन का रेट क्या है, धीरे धीरे समझ में आएंगी, सब इंटरलिंकेज धीरे धीरे होगा। अब ये मिल्क से रिलेटेड है ना, बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिक्स रिलीज किया गया है। इसमें भी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये देख लेंगे, इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर। टॉप 5 मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन से हैं? यूपी, राजस्थान, है ना, यूपी आप देख लो, बस इंपॉर्टेंट ये है। एग प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा कौन है? आंध्र प्रदेश। ठीक है। और इंडिया रैंक्स 8 इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ टोटल मीट प्रोडक्शन, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। मीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, यूपी सबसे ज्यादा। वूल प्रोड्यूसिंग, राजस्थान सबसे ज्यादा। दैट्स इट, इसमें और कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, दो चार फैक्ट्स थे। फाइनल एस्टिमेशन ऑफ मेजर एग्रीकल्चरल क्रॉप्स फॉर 2023-24, तो जो मेजर एग्रीकल्चरल क्रॉप्स थे उनका जो प्रोडक्शन का एस्टीमेट है वो इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में बताई गई है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की ये रिपोर्ट है। तो दीज थिंग्स आर नॉट इंपॉर्टेंट। बस एक बार हम कैजुअली देख लेंगे कि हमारे देश में जो फूड ग्रेन का प्रोडक्शन हो रहा है वो कितना हुआ है लगभग, है ना। यू मस्ट रिमेंबर सम फैक्ट। टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन द कंट्री ड्यूरिंग 2023, पिछले साल की बात कर रहे हैं ना, उसका जो डाटा आता है देन इट इज कंपाइल्ड, और वो फाइनली रिलीज होता है रिपोर्ट के फॉर्म में। तो लास्ट ईयर कितना था? एस्टिमेटेड एट रिकॉर्ड 3322.98 LMT, विच इज हाइयर बाय इतना LMT देन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स अचीव्ड ड्यूरिंग पिछले साल, उसके है ना 22-23 से थोड़ा सा और ज्यादा हुआ है। बस हमको एक फैक्ट याद रखना है कि ये, और ये भी प्रीलिम्स के लिए याद नहीं रखना है, बट मेंस में आप कभी यूज कर सकते हो ना, कि हम पॉवर्टी हंगर की लास्ट क्लास में भी मैं बता रहा था कि जो पॉवर्टी से रिलेटेड डाटा आया था उसमें देखा हमने कि पॉवर्टी ज्यादा है या हंगर बहुत ज्यादा हो रही है, बट स्टिल फूड गेन प्रोडक्शन तो बहुत बढ़ रहा है। तो दैट इज अ पैराडॉक्स। जस्ट नोट डाउन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, मतलब अपने मेंस के लिए भी और अपनी समझदारी के लिए भी। फूड गेन प्रोडक्शन विटनेस रिकॉर्ड इंक्रीज ड्यू टू गुड प्रोडक्शन ऑफ राइस व्हीट, है ना, श्री अन्ना मतलब मिलेट्स, मिलेट्स इनका अच्छा प्रोडक्शन हुआ है, दैट्स इट। टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन, अब ये आप देख लो, है ना, थोड़ा सा अगर आपको इंटरेस्ट हो कि क्या क्या चीजों का प्रोडक्शन का डाटा है, तो जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस थिंग्स। देन इट इज थर्ड, एडवांस एस्टिमेट ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन क्या एस्टिमेटेड टू बी अराउंड इतना मिलियन टन, है ना, दीज थिंग्स आर नॉट इंपॉर्टेंट एक्चुअली। ठीक है। नथिंग इज इंपॉर्टेंट हियर, यू कैन स्किप। अभी नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स यहाँ पर दिया हुआ है, बट नोबेल प्राइज 2024 का रिलीज हो चुका है, सो वी विल हैव टू लुक एट द 2024 लिस्ट। ये लोग, ये आप खुद से कर सकते हो, है ना, नोबेल प्राइज वाला पार्ट आप खुद से कर सकते हो गूगल करके। देन कम्स रिपोर्ट एंड इंडिसेस। ठीक है, इसमें भी बस इंपॉर्टेंट चीजों को देखेंगे, रादर देन वी विल नॉट रीड एनीथिंग मोर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर आवर प्रीलिम्स। ठीक है।
सो पहला ये है इकोनॉमिक केस फॉर इन्वेस्टमेंट इन द वेल बीइंग ऑफ, दीज थिंग्स आर नॉट इंपॉर्टेंट ना, ऐसे टाइप के रिपोर्ट्स कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं होते, बट ये फॉर द जनरल पब्लिक आती है, सो इसमें हमको कुछ खास देखने की जरूरत नहीं है। एक फैक्ट यहाँ पर दिया हुआ है, इंडिया हैज द लार्जेस्ट अडोलेसेंस पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं ना, सो जस्ट एक फैक्ट है ना, यू कैन whenever you say about demographic dividends you can say कि India has the largest adolescent population around इतना मिलियन in the world। मिलियन बोल दो, लाख बोल लो, करोड़ बोल लो, just convert this particular million into करोड़, बाकी नथिंग इज इंपॉर्टेंट हियर। आरबीआई की रिपोर्ट है कोई करेंसी एंड फाइनेंस से, तो दिस थिंग्स आर नॉट इंपॉर्टेंट। बस एक यहाँ पर क्या है, थीम दिया हुआ था, इंडिया डिजिटल रेवोल्यूशन। तो हम लोग ये देखते हैं ना, ऐसे कीवर्ड्स को नोट कर लिया करो, कभी भी मेंस में आंसर राइटिंग में यूज हो सकता है ना। अभी से मैं थोड़ा सा माइंडसेट बना रहा हूँ आप लोग का, ताकि वो कीवर्ड्स आप एब्जॉर्ब करने लग जाओ ना। इंडिया डिजिटल रेवोल्यूशन है ना, डिजिटल रेवोल्यूशन देख ही रहे हैं ना, यूपीआई अडॉप्ट किया जा रहा है, बाहर के देशों, बाहर के देश भी अडॉप्ट कर रहे हैं। ग्लोबली इंडिया रैंक्स फर्स्ट इन बायोमेट्रिक बेस्ड आइडेंटिफिकेशन, आधार है ना, कितना बड़ा हमारा डिजिटल रेवोल्यूशन है ना। जनधन जैम ट्रिनिटी है ना, जनधन आधार मोबाइल, कितना बड़ा डिजिटल रेवोल्यूशन है, ठीक है। रियल टाइम पेमेंट, कितना यूपीआई के थ्रू कितना रियल टाइम पेमेंट हो रहा है, ठीक है। तो दीज थिंग्स आर व्हाट सिग्निफाइज व्हाट इंडिया डिजिटल रेवोल्यूशन। इंडिया रैंक सेकंड इन टेलीकॉम सब्सक्राइबर्स एंड थर्ड इन टर्म्स ऑफ स्टार्टअप इकोसिस्टम, ठीक है। जो स्टार्टअप का हमारा इकोसिस्टम है कंट्री में, वो थर्ड लार्जेस्ट है, मतलब in terms of number of startups। India is leading the global digital revolution ना, ऐसे लाइंस लिख सकते हैं। अब यहाँ पर एक रिपोर्ट है ना, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, ग्लोबल रेमिटेंस रिपोर्ट। तो उसके अकॉर्डिंग ग्लोबल रेमिटेंस में भी क्या है, लार्जेस्ट रेसिपिएंट कौन है रेमिटेंस का, इंडिया। सो इंडिया इज द लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ रेमिटेंसेस। जो बाहर लोग काम करने जाते हैं इंडिया के, वो जो पैसा वापस भेजते हैं, उसमें सबसे ज्यादा इंडिया के पास आता है। देन कम्स मेक्सिको, फ्रांस, चाइना, फिलीपींस, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इंडिया। इसके अलावा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं, और प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट कैजुअली आपको अंडरलाइन करके दे दिया है। सो यू गेट अ पर्सपेक्टिव ऑन थिंग्स, है ना, जो बड़े बड़ी चीजें हो रही हैं देश में, जो ट्रांजिशन हो रहा है, जस्ट गेट एन आइडिया ऑफ दोस थिंग्स। इंडिया एफडीआई लैंडस्केप, एफडीआई का क्या लैंडस्केप है भाई। अब इसमें से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है एफडीआई का, बस ये देख लेते हैं, इंडिया रिमेन्स द टॉप डेस्टिनेशन फॉर सिंगापुर। तो इंडिया में जो सबसे ज्यादा एफडीआई आता है वो कहां से आता है, सिंगापुर। बस एक चीज याद रखेंगे, मॉरिशस क्या इमर्ज किया है, सेकंड लार्जेस्ट इन्वेस्टर। वो सेकंड लार्जेस्ट एफडीआई जो आती है इंडिया में, वो मॉरिशस से आती है ना। देन कम्स फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स। तो सबसे ज्यादा एफडीआई सिंगापुर, देन मॉरिशस, देन यूएस। वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट है ना, नथिंग इज इंपॉर्टेंट है, इस तरह की चीजें कभी भी नहीं पूछता है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, बस एक चीज याद रखेंगे, कौन रिलीज करता है, अंकटैड है ना, यूनाइटेड नेशंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिलीजेस वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। अब इसमें से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। देन कम्स स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, ठीक है, इट इज रिलीज्ड बाय यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, जस्ट रिमेंबर दिस। इसके अलावा नथिंग इज इंपॉर्टेंट। और एक डाटा है रिलेटेड टू पॉपुलेशन, इफ यू वांट टू just note it down for your mains or in general understanding, just note it down। इंडिया लीड्स ग्लोबली इन पॉपुलेशन साइज, जो अभी पॉपुलेशन साइज है, इंडिया इज द फर्स्ट ना, विद 1.44 बिलियन पॉपुलेशन, फॉलोड बाय चाइना। तो इंडिया ने चाइना को सरपास कर लिया था लास्ट, शायद लास्ट ईयर किया था या 2022 में किया था ऐसा कुछ। तो इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड राइट नाउ। टोटल फर्टिलिटी रेट इन इंडिया स्टैंड्स एट 2.0 बर्थ पर वुमेन इन द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। देखो ऐसे टाइप के कीवर्ड्स जो रहते हैं ना, कई बार प्रीलिम्स में पूछ लिया जाता है। तो इंडिया की टोटल फर्टिलिटी आज की डेट में कितनी है, 2। और रिप्लेसमेंट रेट कितना है फर्टिलिटी का, टी टोटल फर्टिलिटी रेट का रिप्लेसमेंट रेट। अगर किसी को रिप्लेसमेंट रेट नहीं पता है, रेट रिप्लेसमेंट रेट फर्टिलिटी का एक बार गूगल करेंगे कि रिप्लेसमेंट रेट क्या होता है। तो रिप्लेसमेंट रेट कितना है, 2.1। सो इंडिया ने रिप्लेसमेंट रेट को अचीव कर लिया है ना। और बिहार का कितना है, बिहार का टीएफआर कितना है, 3.0। सो स्टिल बिहार का जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो रिप्लेसमेंट रेट से अभी बहुत ज्यादा है, मतलब बिहार को अभी पॉपुलेशन कंट्रोल करने पे काम करना है ना। इंडिया ने वो एवरेज काम कर दिया है ना। अभी एक आप न्यूज़पेपर पढ़ते होगे तो एक डिबेट भी चल रही है साउथ के स्टेट, स्पेशली आंध्र प्रदेश के सीएम, ही हैज सेड कि अब जो हमको टोटल फर्टिलिटी रेट है हमारे राज्य का, वो बहुत कम है, हमको उसको बढ़ाना है, ठीक है। सो ये साउथ और नॉर्थ का डिवाइड अलग है पॉपुलेशन का। व्हेन वी विल कम टू मेंस विल डिस्कस दीज थिंग्स। लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ना, स्टेप्स टेकन इन इंडिया टू इंप्रूव सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जननी सुरक्षा योजना है ना, एक बार देख लेंगे क्या होता है, पूछता है इस पे क्वेश्चन।
एंड सरोगेसी, दीज थिंग्स आर नॉट इम्पोर्टेंट। ये स्कीम का नाम देखा तो जस्ट एक बार गूगल कर लेंगे कि क्या है ये स्कीम। चाइल्ड मैरिज रेट इन इंडिया वर रिपोर्टेड एट 23%, है ना, चाइल्ड मैरिज अभी भी प्रिविलेंट है। बाकी नथिंग इज इंपॉर्टेंट अपने बीपीएससी के प्रीलिम्स से ना। अदरवाइज पढ़ने का तो आप कुछ भी पढ़ लो, बट प्रीलिम के हिसाब से नथिंग इज इंपॉर्टेंट। जो इंपॉर्टेंट चीजें आपको आनी चाहिए, हाँ, आपको एज अ अवेयर एस्पिरेंट आपको पता होनी चाहिए। आई हैव जस्ट हाईलाइटेड दोज थिंग्स। टाइम मैगजीन ग्लोबल 100 मोस्ट, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है ना, जस्ट लीव। हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स। सो इसमें बस एक चीज याद रख लो कि ये ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स कौन रिलीज करता है? हुरुन। हुरुन क्या है? इट्स अ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो ग्लोबल यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न का मतलब क्या है? वैसे स्टार्टअप्स है ना दैट हैव अ वैल्यूएशन ऑफ एटलीस्ट $1 बिलियन, है ना, $1 बिलियन। ऐसे स्टार्टअप्स जिनका जो मार्केट में वैल्यूएशन है वो $1 बिलियन, बिलियन याद रखना है ना, ट्रिलियन नहीं है, बिलियन बी, उनको यूनिकॉर्न कहते हैं। ठीक है, ये यूनिकॉर्न की डेफिनेशन है। अब इंडिया, मैंने ऊपर ही बताया था, इंडिया इज रैंक थर्ड पोजीशन विद 67 यूनिकॉर्न्स, है ना। अब तो बढ़ गए हैं, अब तो बहुत सारे, बट ओवरऑल अगर रैंकिंग के टर्म्स में देखें तो यूएस फर्स्ट है ना, चाइना सेकंड है और इंडिया थर्ड है। तो आप देख लो स्टार्टअप इज कितना इंपॉर्टेंट। यूएस जो इकोनॉमी में डोमिनेंस है यूएस और चाइना का, वो किसके कारण है? ये एंटरप्रेन्योर्स हैं या स्टार्टअप्स हैं, बिकॉज ऑफ देम। सो इंडिया इज रैंक थर्ड, इंडिया इज इमर्जिंग एज अ एंटरप्रेन्योरल डेस्टिनेशन। देन कम्स ग्लोबल ट्रेड ओवरव्यू एंड आउटलुक। ठीक है, सो इसको भी ट्रेड से रिलेटेड, अंकटैड, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, है ना, ग्लोबल ट्रेड अपडेट रिपोर्ट। दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट बट जस्ट सी कि अंकटैड। अब ग्लोबल ट्रेड है ना, हम देश के जीडीपी के बारे में तो बात करते हैं, ग्लोबल ट्रेड जो ऑल ओवर वर्ल्ड चल रहा है ना, इट हैज कॉन्ट्रैक्टेड। तो हमने देखा रशिया यूक्रेन वॉर है, इन्फ्लेशन है, ये सब चीजों के कारण जो ग्लोबल ट्रेड है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया है ना, ट्रेड में कमी आई है, ग्लोबल ट्रेड में कमी आई है। बस एक ये चीज ट्रेंड समझ लो कि क्या चल रहा है अभी ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमिक लेवल पे। सो ट्रेड होगा तो अच्छी बात है ना, ट्रेड होता है तो क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन में ट्रेड ज्यादा होगा तो क्या होगा, फायदा होगा। अभी क्या हो रहा है, कुछ स्टेप्स ऐसे लिए जा रहे हैं कि डी ग्लोबलाइजेशन भी हो रहा है, स्पेशली आफ्टर द कोविड पैंडेमिक। हम देख रहे हैं ऊपर, है ना, इंडिया यूएस सप्लाई चेन, है ना, दो इश्यूज आर देयर, उसके कारण क्या हो रहा है, ट्रेड डिक्रीज हो रहा है ना, ट्रेड वॉर चल रहा है यूएस चाइना के बीच में। ठीक है, इंडिया का भी ट्रेड रिलेशन चाइना के साथ बहुत अच्छा नहीं है। तो दीज थिंग्स आर चेंजिंग, सो ग्लोबल ट्रेड भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ऐसा बता रहे हैं ये। ट्रेड इन गुड्स एक्सपीरियंस अ 5% डिक्लाइन। 5% इज नॉट इंपॉर्टेंट, गुड्स में जो ट्रेड्स है ना उसका भी डिक्लाइन हुआ है। वाइल सर्विस सेक्टर विटनेस्ड अ ग्रोथ, सर्विस सेक्टर का ग्रोथ हुआ है। जस्ट ट्रेंड, प्रीलिम्स के लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये आपको पढ़ना हो तो पढ़ लो, नथिंग इज इंपॉर्टेंट। ये पुराने डाटा है, इससे कुछ भी हमको मिलेगा नहीं। एक जो ओवरऑल इसमें से पिक्चर देनी थी मैंने आपको दे दी। हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे, बस इतना से जान लो कौन रिलीज करता है, मॉस्पी। ठीक है, मॉस्पी रिलीजेस दिस पर्टिकुलर हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे। आरबीआई नहीं टिक करके आना है हमको एग्जाम में, अगर आ गया तो, है ना। और ये सर्वे कंडक्ट कौन करता है, नेशनल। मॉस्पी आ गया तो एनएसओ। ठीक है, कंडक्ट एनएसओ करता है, रिलीज कौन करता है, सेम मॉस्पी। बाकी इसमें से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं, नथिंग। लीड्स इंडेक्स, है ना, लीड्स इंडेक्स इज रिलीज बाय कॉमर्स मिनिस्ट्री, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और इट वाज, जो ये इंडेक्स है ना, बेसिकली क्या करता है, लॉजिस्टिक्स के परफॉर्मेंस में स्टेट्स, अभी हमको क्या करना है, ट्रेड को बढ़ावा देना है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं ना, कुछ साल पहले ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत ज्यादा न्यूज में रहता था कि, है ना, राज्यों को क्या करना है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो उसमें एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आती थी, लॉजिस्टिक्स की ना। लॉजिस्टिक कॉस्ट इंडिया में क्या है, लगभग 14% था। जो भी आप जो भी आप ट्रांसपोर्ट करते हो ना, मान लो कि पटना से कोई चीज जा रही है चेन्नई, तो उसका जो प्रोडक्ट का कॉस्ट है उसमें लॉजिस्टिक का कॉस्ट जो आता था वो लगभग 14 से 15% आता था। इस लॉजिस्टिक कॉस्ट को हमको कम करना था। उसके लिए सरकार ने या मिनिस्ट्री ने क्या लॉन्च किया था, लीड्स इंडेक्स। उसमें हम क्या करते हैं कि जो स्टेट्स हैं हमारी ना, उनको कंपेयर करते हैं, उनको रैंक करते हैं। सो लीड्स was conceived on the lines of logistic performance index, है ना, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के लाइंस पे, मतलब उसको देखते हुए सिमिलरली लीड्स इंडेक्स लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने। ये लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स कौन रिलीज करता है, वर्ल्ड बैंक। वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट नोट इट डाउन। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स इज रिलीज बाय वर्ल्ड बैंक और लीड्स इंडेक्स इज रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। दैट्स इट। बाकी ये सब कुछ भी नहीं है इंपॉर्टेंट। बिहार कहाँ है, लैंडलॉक है ना, बिहार कोई ओशियन या उससे कनेक्टेड तो नहीं है। देन कम्स डेल्टा रैंकिंग ऑफ एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम।
तो नीति आयोग, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम, जैसे ही आपको कीवर्ड दिखा नीति आयोग, है ना। तो एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम लास्ट ईयर लॉन्च किया था गवर्नमेंट ने, उसी की रैंकिंग आई है, पहली रैंकिंग, ठीक है ना, फर्स्ट रैंकिंग आई है। इसमें हमको ये रैंक वैंक जानने की जरूरत नहीं, कौन से स्टेट की रैंकिंग फर्स्ट है, सेकंड है, कौन सा ब्लॉक, ये वो ना, वो सब फालतू की डाटा अपना पूछता है। अब वी जस्ट हैव टू रिमेंबर कि स्कीम कब लॉन्च हुई थी ना, जनवरी 2023, लास्ट ईयर। अब इसमें क्या कर रहे हैं, 500 ब्लॉक्स को कवर किया जा रहा है, 329 डिस्ट्रिक्ट से और 27 स्टेट से और 4 यूनियन टेरिटरीज से, ठीक है। तो ये 500 ब्लॉक्स का कवर, ये मैंने लास्ट क्लास में बता भी दिया था। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कब लॉन्च किया गया था, 2018 में। तो इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट रिमेंबर कि ये दोनों प्रोग्राम्स किससे रिलेटेड है। और कोई कमेंट बॉक्स में बताएगा कि संपूर्णता अभियान जो हमने डिस्कस किया था वो किस चीज से रिलेटेड है। संपूर्णता अभियान, माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ, दिस इज रिलीज बाय वर्ल्ड बैंक, ठीक है। यूएस कंटिन्यूड टू बी द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रेमिटेंस फॉलोड बाय सऊदी अरेबिया। तो जो वर्ल्ड में लार्जेस्ट रेमिटेंस आता है किस कंट्री से आता है, यूएस, है ना। जो जो देश पूरे वर्ल्ड ओवर से लोग जाते हैं, है ना, यूएस में जाते हैं, काम करते हैं, जॉब करते हैं, और वहां से जो रेमिटेंस भेजते हैं वो सबसे ज्यादा कहाँ से निकलता है, यूनाइटेड स्टेट्स से, उसके बाद सऊदी अरेबिया, है ना, जहाँ सऊदी अरेबिया में लोग इंप्लॉयमेंट के लिए जाते हैं, आप देखते हो ना, लोग पागल हुए रहते हैं, यूएस जाना है, यूएस जाना है ना, सऊदी जाना है, सऊदी जाना है। सो लोग वहां जाते हैं और फिर रेमिटेंस भेजते हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा वर्ल्ड में लार्जेस्ट रेमिटेंस का सोर्स कौन सा है, यूएस। और डेस्टिनेशन कौन है, इंडिया में, ना। रेसिपिएंट मतलब, रेसिपिएंट कौन है, डेस्टिनेशन कंट्री। सो इंडिया इज द, ये हमने अभी भी देखा थोड़ी देर पहले, इंडिया इज द लार्जेस्ट रेसिपिएंट। बस दो चीज याद रखना है यहाँ से, नथिंग इज इंपॉर्टेंट। इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम कौन रिलीज करता है, द हेरिटेज फाउंडेशन, ना, वॉशिंगटन बेस्ड एक थिंक टैंक है, हेरिटेज फाउंडेशन रिलीज करता है। और इंडिया की रैंक इसमें क्या है, 126, 2024 वाले में, है ना। सिंगापुर फर्स्ट है। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन रिलीज करता है, आईएमएफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक, आईएमएफ। एक और रिपोर्ट है, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, प्लीज टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, वो कौन रिलीज करता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट्स, वो कौन रिलीज करता है। अब देखो यहां पर क्या बोल रहा है, वर्ल्ड इकोनॉमिक का आउटलुक, पूरे विश्व का इकोनॉमिक आउटलुक क्या है ना, क्या बता रहा है, ग्लोबल इकोनॉमी इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो, है ना। ग्रो मतलब जीडीपी, वर्ल्ड की जीडीपी कैसे, कितने परसेंटेज पे ग्रो हो रही है, 3.2% 2024 में, और 3.3 इन 2025, ठीक है। तो इसका प्रोजेक्शन क्या है आईएमएफ का, कि जो वर्ल्ड की इकोनॉमी जो ग्रोथ होगी उसका क्या ग्रोथ रेट होगा, 3.2%। अभी हमने देखा इंडिया का ग्रोथ रेट कितना चल रहा है, इंडिया का ग्रोथ रेट लगभग 7-8% चल रहा है, वर्ल्ड की इकोनॉमी देखो कितने कम रेट से ग्रो हो रही है। अब यहां पर एक चीज प्रोजेक्शन दिया हुआ है ना, रियल जीडीपी का, चाइना, चाइना को देख लो, वर्ल्ड का ग्रोथ रेट 3.2 देखा हमने, चाइना देखो 5%, स्टैग्नेंट ग्रोथ, स्टैग्नेंट हो रही है। इंडिया देखो ज्यादा, चाइना से ज्यादा ग्रोथ रेट है। यूनाइटेड स्टेट को देखो 2.6%, कितना कम ग्रोथ रेट। जर्मनी देखो 0.2% का ग्रोथ रेट। फ्रांस पॉइंट पॉइंट में चल रहा है। आप देखो कि यूरोप की जो इकोनॉमीज है वो कितने स्लो रेट पे ग्रो हो रही है, सैचुरेशन आ गया है ना। दैट्स वाई दे आर लुकिंग फॉर न्यू मार्केट्स, न्यू टेक्नोलॉजी। अब वो बेचेंगी क्या, ना, बेचेंगी क्या, वहां पर जितने भी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस होते हैं, साइंटिफिक इनोवेशंस होते हैं, दे आर द लीडर्स ऑफ टेक्नोलॉजी, सो दे आर ऑलवेज सर्चिंग फॉर न्यू मार्केट्स। इंडिया का क्या है, इंडिया का 7%। सो जस्ट सी कि बाकी कंट्रीज जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज है वो किस रेट पे ग्रो हो रही है, रीडिंग बिटवीन द लाइंस अगेन, इसमें से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट रीड बिटवीन द लाइंस टू अंडरस्टैंड एंड टू गेट अ लार्जर पिक्चर। देन कम्स द लास्ट पार्ट, मिसलेनियस, नथिंग इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। 27th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस, इसमें भी प्रीलिम्स के लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा सा कीवर्ड बता देता हूं। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ये मैंने कई बार बताया, जीके टुडे में भी बताया, ओएनडीसी देख लेंगे क्या है, मैंने एक्सप्लेन भी किया है जीके टुडे वाले में बहुत अच्छे से ओएनडीसी को। अब इसमें क्या हैज बीन अवार्ड, ओएनडीसी को क्या मिला, अवार्ड मिला है, गोल्ड अवार्ड अंडर द कैटेगरी ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, देख लो, है ना, एप्लीकेशन ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, ओएनडीसी इज एन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, जस्ट लाइक क्या यूपीआई ओएनडीसी है ना। या जैसे अमेजॉन फ्लिपकार्ट है, वैसे ही एक ओएनडीसी भारत सरकार अपना एक प्लेटफॉर्म बना रही है, या आप आइए यहां पर बेचिए, है ना, इस प्लेटफॉर्म से। एप्लीकेशन ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी फॉर प्रोवाइडिंग सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज, सिटीजन सेंट्रिक जो भी सर्विसेज होनी चाहिए कैसी होनी चाहिए, सिटीजन सेंट्रिक, ई गवर्नेंस, ठीक है।
टू डे कॉन्फ्रेंस इसका थीम है ना, थीम मैंने बोला है कि कोई भी चीज ऐसा लगे तो थीम जरूर देख लिया करो। थीम से क्या होगा, हमको एक पर्सपेक्टिव मिलता है कि चीजें आगे किस डायरेक्शन में मूव कर रही है ना, किस डायरेक्शन में जा रहा है देश, जा रहा है किस डायरेक्शन में कोई चीज लेके जाई जा रही है, या कौन सी मेजर समस्याएं हैं। जैसे इन्वायरमेंट वाले में खास करके हम देखते हैं। विकसित भारत है ना, सिक्योर एंड सस्टेनेबल ई सर्विसेज डिलीवरी, ई सर्विस डिलीवरी, ठीक है, सिक्योर भी हो और सस्टेनेबल भी हो। और ये पर्टिकुलर जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, इसका एम क्या था, टू डिस्कस एंड प्रमोट इनोवेटिव ई गवर्नेंस प्रैक्टिसेस, ठीक है। दैट्स इट। प्रीलिम्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर। आईपीएफ इलेक्टेड इंडिया एज वाइस चेयर ऑफ सप्लाई चेन काउंसिल, ठीक है। तो ये क्या है, आईपीएफ के बारे में मैंने कल भी बताया था, एक रेफरेंस दिया था। तो आईपीएफ जिसको नहीं पता है, आईपीएफ एक बार गूगल करके देख लेना। इट्स एन इनिशिएटिव ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। ये जुलाई की न्यूज है। इंडिया इलेक्ट हुआ है वाइस चेयर ऑफ सप्लाई चेन काउंसिल। मैंने बताया था कि सप्लाई चेन पे बहुत ज्यादा काम किया जा रहा है बिटवीन, क्वाड में भी आप देख लो है ना, ब्रिक्स में भी आप देख लो। सप्लाई चेन को क्या किया जा रहा है, डाइवर्सिफाई किया जा रहा है आफ्टर कोविड। बिकॉज सप्लाई चेन का बहुत ज्यादा डिसरप्शन हुआ था, ग्लोबल ट्रेड इफेक्ट हुआ था, है ना। इवन मेडिकल में भी आपने देखा था कि सप्लाई चेन के कारण कितनी दिक्कतें आई थी। तो दीज कंट्रीज आर वर्किंग टुगेदर ऑन द सप्लाई चेन पार्ट, है ना, कि किसी एक कंट्री के पास सारा सप्लाई चेन नहीं होना चाहिए। इन दैट केस स्पेशल रेफरेंस इज मेड टू चाइना, है ना। दिस, सॉरी, ओके, दिस काउंसिल इज फोकस ऑन मेकिंग सप्लाई चेन स्ट्रॉन्गर एंड मोर रिलायबल फॉर इट्स 14 मेंबर कंट्रीज। तो आईपीएफ के जो 14 मेंबर्स हैं, इनके इनके पास जो सप्लाई चेन होगा, है ना, जो जो इंपॉर्टेंट चीजों का सप्लाई चेन होगा, इनको रेजिलियंट बनाना है ना, इसको स्ट्रॉन्ग और रेजिलियंट बनाना है, ताकि कुछ भी आ जाए आगे, फ्यूचर में पैंडेमिक आ जाए या फ्यूचर में कोई वॉर भी हो जाए बहुत बड़ा, तो भी हम सप्लाई चेन को इफेक्ट ना होने दें। बिकॉज उससे क्या होगा, इन्फ्लेशन होगा, बहुत परेशानियां होती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। सप्लाई चेन काउंसिल इज वन ऑफ द 3 बॉडीज सेट अप बाय द 14 मेंबर आईपीएफ, है ना, 14 मेंबर आईपीएफ ये है। उसमें से 3 अलग अलग बॉडीज बनाई गई है, उसमें सप्लाई चेन काउंसिल एक है। यूएस को किसमें इलेक्ट किया गया है, यूएस चेयरमैन है, इंडिया वाइस चेयरमैन है, ठीक है। और बाकी जो है, क्राइसिस रिस्पांस नेटवर्क, और एक और है चेयर ऑफ लेबर राइट्स एडवाइजरी, दीज थिंग्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, इसको छोड़ सकते हैं, है ना। इसके लिए कोरिया को, और दीज थिंग्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, आपको रीड करना हो तो एक बार रीड कर लेना। इंडिया, इसको क्यों देख रहे हैं ना, इसको इसलिए देख रहे हैं क्योंकि इंडिया इलेक्ट हुआ है ना, बस इसलिए देख रहे हैं, और कोई कारण नहीं है इसको देखने का। बीपीएससी पूछेगा ही नहीं, इतनी दूर तक वो जाएगा ही नहीं। जस्ट इंडिया इलेक्ट हुआ है इसलिए हमने इस चीज को देख लिया एक बार। यूके इंडिया 4th लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट, छोड़ दो उसको, है ना, नथिंग इज इंपॉर्टेंट। यूनाइटेड स्टेट्स कंटिन्यू टू रिमेन इंडिया लार्जेस्ट एक्सपोर्ट, अभी हमने ऊपर देखा ही देखा। इंडिया टॉप 3 एक्सपोर्ट, इंडिया टॉप 3 इंपोर्ट, है ना, अभी हम देखी। इंडिया लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, है ना, अगेन सेम चीज रिपीट हो रही है। चाइना हमारा क्या है, हमने सबसे पहले ऊपर टेबल में क्या देखा था, चाइना क्या है, इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। हमारा क्या है, ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ। टू वे ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड चाइना वॉज टर्निंग, 108.4 बिलियन डॉलर का हमारा ट्रेड है। ये सब फैक्ट्स इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको फैक्ट्स में इंटरेस्ट है तो आप फैक्ट्स देख सकते हो, अदरवाइज जस्ट रिमेंबर कि इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर कौन है, चाइना, और हमारा क्या है, ट्रेड डेफिसिट चाइना के साथ, यूएस के साथ ट्रेड सरप्लस। अगेन, अपार्ट फ्रॉम चाइना, यूएस एंड यूएई, है ना। चाइना, देखो चाइना, यूएस, यूएई। यूएई देखो कैसे इंपॉर्टेंट पार्टनर बन रहा है हमारा, रशिया को रिप्लेस कर दिया है। फिर रशिया है, सऊदी है, सिंगापुर है। ट्रेडिंग, कितने की ट्रेडिंग हो रही है देख लो आप। चाइना और रशिया, चाइना और यूएसए देखो कितने पास पास है इंडिया से। मतलब इंडिया का जो ट्रेड हो रहा है उसकी वैल्यू कितनी है, 118 पॉइंट, दोनों कंपीट कर रहे हैं। चाइना अभी सबसे ज्यादा है। ये डाटा फैक्ट चेंज होता रहता है। दीज आर नॉट परमानेंट, बट एक ट्रेंड अपने को पता है कि चाइना इज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, उसके बाद यूएस है, उसके बाद यूएई है। ये चेंज भी हो सकता है, आप गूगल करोगे आपको कॉन्फ्लिक्टिंग चीजें भी मिल सकती हैं, सो डोंट वरी अबाउट दैट। एक ट्रेंड समझना है, ये क्वेश्चंस कभी नहीं पूछेगा बीपीएससी, या इस तरीके के क्वेश्चंस नहीं फ्रेम किए जाते हैं। वर्ल्ड पॉवर्टी क्लॉक, है ना, वर्ल्ड पॉवर्टी क्लॉक सबसे पहले देख लो कौन रिलीज करता है ना, वर्ल्ड डेटा लैब। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये नाम याद रखना। इट प्रोवाइड्स रियल टाइम पॉवर्टी फोरकास्ट अंटिल 2030 फॉर ऑलमोस्ट एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड। तो पूरे सारे कंट्रीज के लिए ये क्या करता है, फोरकास्ट करता है पॉवर्टी के ऊपर। क्लॉक मॉनिटर्स द प्रोग्रेस टुवर्ड्स यूनाइटेड नेशंस एसडीजी ऑफ एंडिंग एक्सट्रीम पॉवर्टी, एसडीजी ना, मैंने पहले ही बोला है, याद रहना चाहिए। एसडीजी 1 इज व्हाट, पॉवर्टी। सो उस चीज को ये ट्रैक करता है पूरे वर्ल्ड ओवर में। सो बस इतना से याद रखेंगे कि ये वर्ल्ड पॉवर्टी क्लॉक कौन रिलीज करता है, वर्ल्ड डेटा लैब, और इट इज रिलेटेड टू एसडीजी 1। एसडीजी 1, एसडीजी आप सबको 17 एसडीजी याद होने चाहिए। फिर एक नीति आयोग का डिस्कशन पेपर भी आया था ना, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया सिंस 2000,
5 6, ये सब डाटा ना मेंस के लिए यूज कर सकते हैं ना। जस्ट रिमेंबर कि पॉवर्टी से रिलेटेड मेंस के लिए ये डाटा मुझे यूज करना है। अभी आपको बस इतना समझ लेना है कि ये एक डिस्कशन पेपर रिलीज किया था नीति आयोग ने, उसमें बताया कि 28.82 करोड़ इंडियंस एस्केप्ड मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी लास्ट 9 ईयर। तो ये सरकार की तारीफ कर रहे हैं कि 28 24 करोड़ के आसपास लोग पॉवर्टी से बच गए, है ना, लास्ट के 9 10 सालों में डिक्लाइन हुआ है ना। ये डाटा आप देख लो बस। विजिंगम पोर्ट जो कि केरला में है ना, इट इज इंडिया फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। वन लाइनर फैक्ट है। और ये चीज याद रखेंगे ना कि इस पर्टिकुलर पोर्ट ने क्या रिसीव किया, रिसीव इट्स फर्स्ट मदरशिप एमवी सैन फर्नांडो। दिस इज इंपॉर्टेंट, है ना, ये नाम बस याद रखना। फर्स्ट मदरशिप एमवी सैन फर्नांडो कहाँ आया था, विजिंगम पोर्ट में, जो क्या है इंडिया का फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट पोस्ट। ट्रांसशिपमेंट पोस्ट क्या होता, पोर्ट्स क्या होते हैं, जैसे ये जो ट्रेडिंग रोड्स होती है ना, जैसे कोई शिप यहाँ से यहाँ जा रही है, अब ये यहाँ केरला है, यहाँ पर ये विजिंगम पोर्ट है, तो कोई, जस्ट अ सेकंड में पेन यूज कर लेता हूँ, एक, ठीक है। ये इंडिया है, यहाँ केरला, या ये विजिंगम पोर्ट मान लो। यहाँ से गल्फ ऑफ आदेन से होते हुए या रेड सी से होते हुए कोई शिप आई, उसको जाना कहाँ है, इधर मलक्का वलक्का होते हुए चाइना जाना है मान लो। अब ये क्या होगा, यहाँ से जो शिप आ रहा है ना, शिप आया, इस पर्टिकुलर पोर्ट पे रुकेगा, यहाँ पर दूसरी शिप में ये सारे जो ऑफलोडिंग करनी है, कुछ चीजें यहाँ जाएंगी, यहाँ इंडिया के लिए होंगी, इंडिया के लिए उतर जाएंगी, कुछ चीजें वापस से दूसरे शिप में जाएंगी, फिर ये शिप उठ के जाएगा। तो ये ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। कुल मिलाकर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का ये मतलब होता है, ट्रांस, है ना, ट्रांसशिपमेंट। ठीक। इट इज इंडिया फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट पोस्ट। और यहाँ पर क्या है, फर्स्ट मदरशिप, है ना, जो भी एक शिप का नाम है, वो शिप यहाँ पर रिसीव हुआ था जुलाई के महीने में। ये नाम याद रखेंगे आप लोग। दिस मार्क्स, ये है ना, अब ये क्या बोल रहा है, भी क्या बोल रहा है, दिस इज मार्किंग अ माइलस्टोन फॉर इंडियाज मैरीटाइम सेक्टर, माइलस्टोन है। इट विल अलाउ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ कस्टम फैसिलिटी इंस्टॉल होगी इस पोर्ट पे, है ना। ऑब्वियसली जब तो बाहर से आएगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा, तो कस्टम वहां पर फैसिलिटी इंस्टॉल करनी पड़ती है। विजिंगम पोर्ट बोस्ट एडवांस ऑटोमेशन, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर में ऑटोमेशन होगा ना, अपने आप चीजें उठ के जाएंगी, रोबोटिक्स होगा, ऑटोमेशन होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा, दैट ऑल दीज थिंग्स विल बी, ऑल दीज फैसिलिटीज विल बी हियर। अकोमोडेटिंग मेगा मैक्स कंटेनरशिप, बहुत बड़े बड़े कंटेनरशिप, बहुत बड़े बड़े कंटेनर्स को यहाँ पर वो किया जा सकता है इंस्टॉल। ट्रांसशिपमेंट पोर्ट्स आर ट्रांजिट हब्स वेयर कार्गो फ्रॉम वन शिप इज ट्रांसफर टू अनदर ऑन द वे टू इट्स फाइनल डेस्टिनेशन। ये मैंने ऊपर एक्सप्लेन कर दिया। और वर्ल्ड के जो बिगेस्ट ट्रांसशिपमेंट पोर्ट्स हैं वो कहाँ कहाँ लोकेटेड है, सिंगापुर, शंघाई, शेंजन, बुसान और हांगकांग। ठीक है, एक बार सबको उसमें देखेंगे मैप में, जस्ट सी द लोकेशन, सी रूट में आप देखना कहाँ लोकेटेड है, और उनका सिग्निफिकेंस क्या आपको खुद समझ में आने लग जाएगा। इंडिया साइंस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद EFTA ब्लॉक, दिस इज इंपॉर्टेंट। कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ने साइन किया है, EFTA, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ, जिसका नाम क्या है, टेपा, ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ये बिल्कुल वन लाइनर पूछ सकता है कि रिसेंटली इंडिया हैज साइंड ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट विद विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लॉक्स। उसमें दे देगा EU ना, EFTA, है ना, AU, इस तरीके से कोई भी ऑप्शन दे देगा। जस्ट रिमेंबर कि टेपा है, टेपा किसके साथ है, EFTA ब्लॉक। EFTA है ना, यूनियन कैबिनेट के थ्रू अप्रूवल आया था। बाइंडिंग कमिटमेंट हैज बीन मेड फॉर $100 बिलियन इन इन्वेस्टमेंट, तो एक $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा इसमें। हिस्टोरिक लीगल कमिटमेंट टू प्रमोट टारगेट ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट एंड जॉब क्रिएशन, तो एक लीगल एग्रीमेंट है इसके अंदर, टेपा के अंदर, जिससे आप टारगेट ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करोगे ना। टारगेट रहेगा कि इतने समय में इतना करना है, इतना एक्सपोर्ट होगा, इतना ये परसेंटेज रहेगा, एवरीथिंग विल बी फिक्स्ड। यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन क्या है, इट्स एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइसलैंड, लिचेंस्टाइन, नॉर्वे एंड स्विट्जरलैंड। तो ऑलमोस्ट ये 4 कंट्रीज हैं, जस्ट रिमेंबर इट्स फॉर द प्रमोशन ऑफ फ्री ट्रेड एंड, ये सब चीज जानने की जरूरत नहीं है, बस ये एक वन लाइन याद रखो, उससे ज्यादा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक, दिस इज ऑल्सो नॉट इंपॉर्टेंट, दिस इज ऑल्सो नॉट इंपॉर्टेंट, ओके। और ये न्यूज इन शॉर्ट है, तो लास्ट सेशन अभी कॉल डिस्कनेक्ट होगा, विल सी द न्यूज इन शॉर्ट, 10 मिनट लगेगा, विल फिनिश दिस ऑल्सो। न्यूज इन शॉर्ट में क्या क्या है, 54 GST काउंसिल, ठीक है, GST काउंसिल, ये मीटिंग इंपॉर्टेंट नहीं है ना, 54 तो 55 ये सारी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। GST काउंसिल हमको बेसिक फैक्ट देखना है, और जो हमने पॉलिटी में पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज कर लेंगे। GST काउंसिल में कौन कौन है, GST काउंसिल का चेयरमैन कौन है, ये सब चीजों को हम
अपना रिफ्रेश कर लेंगे, बाकी इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट हैव अ कैजुअल लुक। इफ यू वांट टू रीड, सितंबर की बात है ना, यू जस्ट हैव टू लुक, यू गिव अ रीडिंग। 4 न्यू नवरत्ना सीपीसीज, है ना, ये 4 नाम याद कर लेना आप लोग, है ना, बस कि 4 नए नवरत्ना को स्टेटस दिया गया है, जो कौन है, रेलटेल, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सतलज जल विद्युत निगम और नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी। देखो सारे सारे क्या है ना, सारे इंपॉर्टेंट वाले हैं, है ना, रेलटेल, सोलर, है ना, सतलज जल विद्युत और हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी। टोटल नंबर ऑफ नवरत्ना सीपीसी कितने हो गए देश में, 25। एक बार कैटेगराइजेशन भी देख लेना, है ना, एक बार बहुत सारा न्यूज ऐसा है नवरत्ना और उन सबका, तो एक बार कैटेगराइजेशन देख लेना कि नवरत्ना कौन सा सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे छोटा है ना, मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन में कभी भी आ सकता है। एनपीसीआई, है ना, एनपीसीआई के बारे में बोल दिया, एनपीसीआई का बेसिक्स आप लोग देख लेंगे। लॉन्चेस यूपीआई सर्किल, इसमें कुछ भी खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बस एनपीसीआई लॉन्चेस यूपीआई सर्किल, एंड यूपीआई इज रिलेटेड टू एनपीसीआई। वुमेन एंड मेन इन इंडिया 2023 रिपोर्ट कौन रिलीज करता है, एनएसओ। बाकी इसमें कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, और ये इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बट जस्ट देखने के हिसाब से आप बस याद रख लो। वुमेन एंड मेन इंडिया रिपोर्ट कौन रिलीज करता है, एनएसओ। शी बॉक्स, नथिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, है ना। ग्लोबल बायो इंडिया, नथिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। टेलीकम्युनिकेशन एक्ट, नथिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। कोल लॉजिस्टिक प्लान एंड पॉलिसी, नथिंग इज इंपॉर्टेंट ना। उत्तर पूर्वी महोत्सव, नथिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। कोल लिग्नाइट गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट्स, है ना, कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ कोल लिग्नाइट। प्रमोशन कर रहे हैं ना किसका, कोल लिग्नाइट गैसिफिकेशन। अगर किसी को गैसिफिकेशन का मतलब नहीं पता है तो गैसिफिकेशन का मतलब एक बार हम गूगल करके देखेंगे, दिस इज इंपॉर्टेंट। गैसिफिकेशन के लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, जिसमें हम सीधे क्या करेंगे, उसको जो हमारा ये कोल और लिग्नाइट होता है ना, उसको सीधे गैसिफाई कर देंगे, सीधे गैसेस फॉर्म में ले जाते हैं, और उसको हीट करना पड़ता है एट सर्टेन डिग्रीज। तो जस्ट सी की गैसिफिकेशन क्या होता है, और इससे पॉल्यूशन भी कम होता है। सो दिस इज प्रमोटेड बाय गवर्नमेंट। गैसिफिकेशन इज द की वर्ड, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है ना। इंसेंटिव देंगे फॉर कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट्स। यू विल गेट बेटर कंटेक्स्ट वंस यू अंडरस्टैंड ये टर्म को। नथिंग इज इंपॉर्टेंट। कमिटी फॉर डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म, ठीक है, एपी होटा, आरबीआई ने फॉर्म किया है एपी होटा के अंडर एक कमिटी टू सेटअप अ डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म दैट विल हार्नेस एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज टू मिटिगेट पेमेंट फ्रॉड रिस्क। तो पेमेंट, डिजिटल पेमेंट में फ्रॉड भी बहुत ज्यादा होता है, इसमें हम एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज का कैसे यूज कर सकें और इस फ्रॉड्स को कैसे कम कर सकें, इसके लिए कमिटी आरबीआई ने फॉर्म की है, जिसकी चेयरमैनशिप एपी होटा, जस्ट रिमेंबर दिस नेम। नथिंग इज इंपॉर्टेंट, नथिंग इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, इधर कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। जापान इंट्रोड्यूसेस होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी इन न्यू बैंक नोट्स, बस एक चीज याद रखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव इंट्रोड्यूस होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी इन इट्स बैंक नोट्स, जापान, ठीक है। क्या करना है, एंटी काउंटर फीट, धोखाधड़ी को रोकना है। 1 मिनट, यस, है ना। देन कम्स आरबीआई रिपाट्रिएशन ऑफ गोल्ड फ्रॉम यूके टू इंडिया, है ना। इंडिया हैज ट्रांसफर्ड 100 टन सोना फ्रॉम यूके टू डोमेस्टिक वॉल्ट्स। बस एक चीज याद रखेंगे कि ऐसे क्वेश्चन बनेगा ना, इंडिया हैज रिसेंटली ट्रांसफर्ड 100 टन ऑफ गोल्ड फ्रॉम विच कंट्री, है ना, बस इतना याद रखना, यूके। बूस्टिंग एक्सपोर्ट्स फ्रॉम एमएसएमई, सो नीति आयोग का क्या है, एक रिपोर्ट निकाली है, बूस्टिंग एक्सपोर्ट्स फ्रॉम एमएसएमई। ये रिपोर्ट का नाम ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट अंडरस्टैंड कि एमएसएमई का सिग्निफिकेंस क्या है। सो एमएसएमई से रिलेटेड स्कीम्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इवन इन मेंस ऑल्सो, हर साल आपके मेंस में आप एमएसएमई से रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएगा। सो जस्ट रिमेंबर कि ये सारी चीजें हमको मेंस में एक बार रिपोर्ट का नाम और इस तरीके के फैक्ट्स हमको एक बार देखने हैं। Report recommends that governments must make it simple for small enterprises to export their goods through e-commerce platform, है ना। जो एक्सपोर्ट का पोटेंशियल है वो कैसे हम बढ़ा सकते हैं, उसके लिए कुछ सजेशंस दिए गए हैं। प्रीलिम्स के लिए नथिंग इज इंपॉर्टेंट, इधर नॉट इंपॉर्टेंट, है ना। फर्स्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है ना, प्राइवेट, नथिंग इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। इंडिया अलाउज एफआई, नथिंग इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। भारत आटा, नथिंग इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, इधर ये भी कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट, है ना, ये यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है, कहां पर है ये, वाराणसी, वाराणसी में है, और इट इज बीइंग डेवलप्ड एज अ ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट ना, ग्रीन एयरपोर्ट। जैसे यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा था 2023 या 24 का पेपर देखोगे, उसमें पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग एयरपोर्ट्स वर रिसेंटली अप्रूव्ड
एज अ ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट। ग्रीन फील्ड मतलब बिल्कुल नया एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, जैसे दरभंगा एयरपोर्ट नया, बिल्कुल नया ग्रीन फील्ड। पटना एयरपोर्ट में अगर कुछ नया काम करेंगे या कुछ उसमें रीडेवलपमेंट करेंगे तो वो ब्राउन फील्ड कहलाता है। ब्राउन फील्ड मतलब पुराना एयरपोर्ट है या पुरानी चीज है, उसमें हम कुछ कुछ एडिशन कर रहे हैं। ग्रीन फील्ड बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करके बना रहे हैं। सो एग्जाम्पल दरभंगा ग्रीन फील्ड, पटना एयरपोर्ट में अगर कुछ किया तो ब्राउन फील्ड। इधर कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है ना, इधर कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो, IREDA गेट्स नवरत्न स्टेटस। इंडिया नाइजीरिया लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम, अप्रैल का न्यूज है। ये लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम किसके साथ हुआ है? इंडिया नाइजीरिया। ठीक है, लोकल करेंसी में सेटल करेंगे, है ना, जो भी हमारा ट्रांजेक्शन होता है उसको हम लोकल करेंसी में सेटलमेंट करेंगे, दैट्स इट। वर्ल्ड्स फर्स्ट CNG मोटरसाइकिल, इसमें इंपॉर्टेंट तो कुछ भी नहीं है, बट याद रखो कि ये कौन लॉन्च कर रहा है? बजाज ऑटो, है ना, बजाज। और ये CNG का मतलब नहीं पता है तो मैंने कई बार बोला है CNG LNG, इस पे क्लैरिटी। CNG में कौन सा गैस होता है, LNG में कौन सा गैस होता है। इधर कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। फर्स्ट कमर्शियल क्रूड ऑयल स्ट्रेटेजिक स्टोरेज कहां पर बनाया गया है? पदूर कर्नाटक। ठीक है, किस प्रोजेक्ट के अंदर है? इंडिया स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड इज अ स्पेशल पर्पस व्हीकल क्रिएटेड बाय गवर्नमेंट फॉर बिल्डिंग एंड ऑपरेटिंग स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व इन द कंट्री। तो कई बार क्या होता है कि जो पेट्रोलियम का रिजर्व्स होता है ना कंट्री में, इकोनॉमी कंटिन्यूस बेसिस पे चलती रहती है, उसके लिए क्या चाहिए इकोनॉमी के लिए? फ्यूल। फ्यूल की कमी किसी भी वजह से ना हो, उसके लिए एक स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व हमारे कंट्री में बनाया गया है। एक नहीं, पांच छह हैं लोकेशंस, उसमें से ये फर्स्ट कमर्शियली क्रूड ऑयल स्ट्रेटेजिक स्टोरेज वो हुआ है ना। इंडिया इज वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर एंड इम्पोर्टेंट इंपोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल। 80%, 85% ऑफ ऑयल नीड इन इंडिया इज फुलफिल्ड थ्रू इम्पोर्ट्स, है ना। देख लो कि हम कितना इम्पोर्ट डिपेंडेंट है ना ऑन दिस एनर्जी, स्पेशली एनर्जी। सो एनर्जी में रिलायंस के लिए हमको क्या करना है? डाइवर्सिफाई करना है, इसीलिए हमारा रिन्यूएबल पे फोकस है। अब इस कंटेक्स में आप देखो तो सोलर एनर्जी पे हमारा कितना फोकस है, न्यूक्लियर पे हमारा फोकस है ना। तो जस्ट ऑब्जर्व दीज थिंग्स व्हाइल यू आर रीडिंग करंट अफेयर्स। फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स कौन रिलीज करता है? RBI। बस इतना सा फैक्ट, है ना, एक फैक्ट, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स RBI। इंडिया फर्स्ट इंटीग्रेटेड एयर एग्री एक्सपोर्ट फैसिलिटी कहां पर आ रहा है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, है ना, यहां पर आ रहा है फर्स्ट इंटीग्रेटेड एग्री एक्सपोर्ट फैसिलिटी। बस एक लाइन याद रखना, कहां आ रहा है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। देन दिस इज स्कोर्स पोर्टल, है ना, स्कोर्स पोर्टल सेबी, जैसे स्कोर्स देखा सेबी याद रखना, अंदर की बात जानने की जरूरत नहीं है। नमो ड्रोन ड्रोन दीदी नवंबर में लॉन्च किया गया था, है ना। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, बिल्कुल याद रखना, सेक्टर स्पॉन्सर्ड, है ना, सेक्टर स्कीम है फॉर प्रोवाइडिंग ड्रोन्स टू द वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। और कितने ड्रोन्स दिए जाएंगे टू, कितने लोगों को दिया जाएगा? ड्रोन्स विल बी प्रोवाइडेड टू 15,000 सिलेक्टेड वुमेन SHGs, है ना, फॉर प्रोवाइडिंग रेंटल सर्विसेज टू फार्मर फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेज। ये स्कीम मैंने कई बार समझा दी है, जस्ट रिमेंबर दीज इंपॉर्टेंट थिंग्स। 15,000 वुमेन SHGs, रेंटल सर्विसेज किसको दी जाएंगी? फार्मर्स को, थ्रू दीज SHGs, वुमेन SHGs, है ना, उनको ट्रेनिंग भी दी जाएगी। और इनके लिए जो ट्रेनिंग फैसिलिटी इनॉग्रेट की गई थी, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, है ना, वो कहां पर? IIT गुवाहाटी। गुवाहाटी की जो भी स्पेलिंग है ना, IIT गुवाहाटी। देन इधर ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। दिस इज ऑल्सो नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है, दिस इज ऑल्सो नॉट। RBI का डिजिटा इनिशिएटिव है ना, डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी, टू कॉम्बैट द एक्सपेंशन ऑफ इलीगल लेंडिंग एप्स। तो अभी क्या है, बहुत सारे इलीगल लेंडिंग एप्स आ गए हैं मार्केट में, है ना, जो बोलते हैं कि हम आपको लो इंटरेस्ट रेट पे पैसा देंगे ना, बट दीज आर फ्रॉड। तो उसके लिए RBI एक डिजिटा इनिशिएटिव लेके आया है। जस्ट रिमेंबर कि डिजिटा इनिशिएटिव इज ऑफ RBI, इट इज टू वेरीफाई डिजिटल लेंडिंग एप्स। इस पर्टिकुलर ऐप के थ्रू या इस इनिशिएटिव के थ्रू जो डिजिटल लेंडिंग एप्स हैं जो पैसा देते हैं उनको वेरीफाई किया जाएगा। नथिंग इज इंपॉर्टेंट हियर, ये सब कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। फर्स्ट यूरोपियन नेशन टू एक्सेप्ट UPI फ्रांस, फरवरी की न्यूज है। उसके बाद बहुत सारे कंट्रीज ने एक्सेप्ट UPI की पेमेंट को एक्सेप्ट किया है। वी हैव सीन दोस थिंग्स इन GK टुडे एज एंड व्हेन दे केम। सो यहां पर अभी क्या है? फर्स्ट यूरोपियन नेशन फ्रांस। 100% FDI इन स्पेस सेक्टर, फरवरी की न्यूज है। बस रिमेंबर कि 100% FDI इन स्पेस सेक्टर। इधर कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट।
16th फाइनेंस कमीशन कंस्टिट्यूट हुआ, तो फाइनेंस कमीशन का हम लोग बेसिक्स देखेंगे, आर्टिकल देखेंगे, ठीक है। 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है? अरविंद पनगरिया। ही वॉज है ना, फॉर्मर वाइस चेयर ऑफ नीति आयोग। अभी वाइस चेयर कौन है? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ना, इफ यू डोंट नो, सुमन बेरी है ना, हमने डिस्कस भी किया था किसी क्लास में। सुमन बेरी इज द वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। चेयरमैन इज हु? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। 16th फाइनेंशियल कमीशन इज एक्सपेक्टेड टू सबमिट इट रिकमेंडेशन बाय, है ना, अगले साल ये रिकमेंडेशन सबमिट करेगी। अभी फॉर्म हुआ है, साल भर ये कंसल्टेशन करेगी, मीटिंग करेंगी ना, अलग अलग राज्यों में जाएंगे, मीटिंग करेंगे, सबकी कंसर्न सुनेंगे, सबकी डिमांड सुनेंगे, देन दे विल फाइनली गिव सम रिकमेंडेशंस टू सेंट्रल गवर्नमेंट। इनके और मेंबर्स कौन कौन से हैं, ये नाम, चार नाम देख लेंगे ना, फुल मेंबर्स जो है, फुल टाइम मेंबर्स, और ये कौन है? पार्ट टाइम मेंबर्स। तो ये सारे नाम हम देख लेंगे ना। ये 67th री एग्जाम में शायद पूछा था, है ना, कि 15th फाइनेंस कमीशन के मेंबर्स कौन कौन है। तो हम लोग एक बार देख लेंगे पीवाईक्यू के अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है। दिस इज ऑल्सो नॉट इंपॉर्टेंट, बस जस्ट एक बार देख लो ना कैजुअली। सर्कुलर इकोनॉमी देखो ना, बार बार सर्कुलर इकोनॉमी आ रही है, वी शुड रीड द कंसेप्ट, इसका कंसेप्ट क्या है। इधर ये कुछ भी नहीं इंपॉर्टेंट है। राइज है ना, इंडिया ऑस्ट्रेलिया रैपिड इनोवेशन एंड स्टार्टअप एक्सपेंशन, राइज एक्सेलरेटर इज एन प्रोग्राम which is launched by Atal Innovation Mission and नीति आयोग to support Australia and India circular economy startups। जो वैसे स्टार्टअप्स जो सर्कुलर इकोनॉमी पे काम कर रही है ना, सर्कुलर इकोनॉमी के कंसेप्ट को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही हैं, या उस पे काम कर रही हैं इन दोनों देशों में, उनके बीच एक कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश करने के लिए दिस राइज प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च्ड। सो जस्ट रिमेंबर दिस। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स वर्ल्ड बैंक, है ना, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट वर्ल्ड बैंक, ठीक है। मध्य प्रदेश गेट्स इंडियाज लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन दामोह, ठीक है। सो दिस इज नौरादेही और रानी दुर्गावती, दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज थी, दोनों को मर्ज करके एक करा जा रहा है, एंड फॉर दैट नोटिफिकेशन वाज रिलीज इन नवंबर। सो अगेन टाइगर रिजर्व वाला अभी इन्वायरमेंट सेक्शन में हम लोग देखेंगे, वहां ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी इसकी। अदरवाइज यू जस्ट सर्च, है ना, इफ यू आर क्यूरियस, जस्ट सर्च दिस पर्टिकुलर न्यूज। अदरवाइज इन्वायरमेंट वाले सेक्शन में ये सब आ जाएगा। वन नेशन वन पास, है ना, इसमें भी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट हाईलाइटेड दिस वर्ड। प्रीलिम्स के लिए नथिंग इज इंपॉर्टेंट। देखो नवरत्ना स्टेटस इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट हैव अ लुक ऑन द नेम। सो दिस इज ऑल, मिसलेनियस पार्ट कवर हो गया। यूनियन बजट को हम लोग सेपरेटली विजन के पीडीएफ से देखेंगे, विजन आईएएस के मैगजीन से। दिस वाज ऑल फॉर टुडेज क्लास। विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास इकोनॉमी विल बी लास्ट क्लास, एंड देन वी विल स्टार्ट विद साइंस एंड टेक्नोलॉजी।